जी आज की स्पेशल क्लास हरियाणा सीईटी खतरा है, जिसमें हरियाणा करंट अफेयर का बहुत बड़ा पार्ट रहा। देखो सबसे पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है। हरियाणा साहित्य अकादमी का नाम लिख रखा है। तो दो तीन चीजें अपने याद रखने। हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा, जो मौके का सीएम होगा तो वो हरियाणा साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होगा। ठीक है, तो वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर जो हो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, और तारीख थी 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी साल था 1970 का। 9 जनवरी 1970 को हरियाणा का पंचकुला जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ था, तो 9 जनवरी 1970 को पंचकुला के अंदर जो है हरियाणा साहित्य अकादमी का क्या होता है, गठन होता है। ठीक है, तो दो तीन चीज याद रखनी है। इस अकादमी का सबसे बड़ा एक पुरस्कार है, जिस पुरस्कार का नाम है आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। ठीक है, आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार। तो जो आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 7 लाख रुपए इसके तहत इनामी राशि दी जाओ है। और यो पुरस्कार 2021 के अंदर किस बंदे को दिया गया, 22 वाला 21 वाला 22 में दिया गया है। रोहित यादव हैं और वो कड़ा के रहने वाले हैं, मंडी अटेली के रहने वाले। ठीक है, मंडी अटेली के रोहित यादव जो है, इनको ये पुरस्कार देने का काम किया गया। तो आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार इस अकादमी के द्वारा जाओ तो कितने रुपए देने का काम किया जाओ, तो आपने ध्यान रखना है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान किसको मिला है, रोहित अटेली को मिला है। कितने रुपए दिए जाओ, तो 7 लाख रुपए इसके तहत जो है पुरस्कार राशि दी जाओ है। इसी अकादमी का एक और पुरस्कार है, पुरस्कार का नाम है विशेष साहित्य साधना सम्मान। ठीक है, विशेष साहित्य साधना सम्मान। ये जो विशेष साहित्य साधना सम्मान, अलग अलग करंट अफेयर जोड़न लग रहे हैं इसका गलत। ठीक है, इस विशेष साहित्य साधना सम्मान के तहत इनामी राशि कितने रुपए है, तो 5 लाख रुपए इनामी राशि दी जाओ है। और यो पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया है, यो दिया गया है जय भगवान गोयल को। ठीक है, किसको दिया गया है, जय भगवान गोयल को दिया गया। जय भगवान गोयल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखते हैं। और पिछले दिनों भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनको किस अवार्ड से नवाजा था, तो पद्मश्री अवार्ड जो है इनको देने का काम पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया गया था। 5 लाख रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी अकादमी का एक और पुरस्कार है, जिस पुरस्कार का नाम क्या है, जिस पुरस्कार का नाम है सूर सम्मान। और जो सूर सम्मान जो है, सूर सम्मान की जो इनामी राशि जो है वो आपने ध्यान रखनी है। सूर सम्मान या फिर सूरदास सम्मान, महाकवि सूर सम्मान जो है, इस पुरस्कार के तहत महाकवि सूरदास सम्मान के तहत भी इनामी राशि कितने रुपए दी जाओ, तो 5 लाख रुपए देने का काम किया जाओ है। और 2021 में सूर सम्मान किसको दिया गया है, वो दिया गया है हरे राम समीप को। किसको दिया गया है, हरे राम समीप जो है वो कड़क के रहने वाले हैं, तो याद रखना अपना, फरीदाबाद के रहने वाले हैं हरे राम समीप। इनको 5 लाख रुपए के तहत जो है सूर सम्मान देने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। बिल्कुल, अर्जुन सिंह जय भगवान को भी 5 लाख रुपए हरियाणा सरकार के द्वारा देने का काम किया गया। ठीक है, उसके बाद अगला सम्मान है पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान। ठीक है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान, यो भी हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाओ। इसकी इनामी राशि कितने रुपए है, 2.5 लाख रुपए है। और यो किसको दिया गया, डॉक्टर रमाकांत शर्मा है, जिला भिवानी से संबंध रखते हैं, काशी नगरी भिवानी के डॉक्टर रमाकांत शर्मा को माधव प्रसाद मिश्र 2021 से नवाजने का काम किया गया है। पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार के बारे में 3 बार जिक्र कर चुका हूं। भिवानी जिले के वीएम बेचैन को यह पुरस्कार दिया गया, जिसकी इनामी राशि कितने रुपए है, 2.5 लाख रुपए जिसकी इनामी राशि है। ठीक है, इसके अलावा एक और पुरस्कार इसी अकादमी के द्वारा दिया जाओ है, उसका नाम क्या है, जन कवि मेहर सिंह सम्मान। ठीक है, जाट मेहर सिंह के नाम के ऊपर यह सम्मान दिया जाता है। और कैथल जिले का जो लहणा सिंह अत्री जो है, लहणा अत्री जिला कैथल जो है, इनको 2.5 लाख रुपए इस पुरस्कार के तहत इनामी राशि देने का काम हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा किया गया। मेहर सिंह सम्मान में कितने रुपए दिए गए, तो 2.5 लाख रुपए मेहर सिंह सम्मान के तहत में इनामी राशि देने का काम किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और पुरस्कार है लाला देश बंधु गुप्त पुरस्कार। इसी अकादमी के द्वारा एक और पुरस्कार दिया जाओ है, देश बंधु गुप्त पुरस्कार। और लाला देश बंधु गुप्त पुरस्कार की इनामी राशि भी कितने रुपए है, 2.5 लाख रुपए जो है लाला देश बंधु गुप्त पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, 2.5 लाख रुपए है। और ये नारनौल के रघुविंदर यादव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको दिया गया है, रघुविंदर यादव। और रघुविंदर यादव हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो हरियाणा के नारनौल जिले से संबंध रखते हैं। तो अलग अलग करंट अफेयर भी होगी, फटाफट अमित सहन राम राम भाई सारे के सारे साथ साथ लाइक कर दे जाइए। एक पुरस्कार और रह गया इस अकादमी का, उस पुरस्कार का नाम है हरियाणा गौरव सम्मान। ठीक है, हरियाणा गौरव सम्मान। तो हरियाणा गौरव सम्मान जो है, जो बंदा हरियाणा से बाहर रह के प्रदेश की तरक्की में, खासतौर पर साहित्य में बड़ा योगदान देने का काम करे, तो उसको हरियाणा गौरव सम्मान दिया जाओ है। ये किसको दिया गया है, अभी राजेंद्र गौतम को देने का काम किया गया। और हरियाणा गौरव सम्मान की राशि कितने रुपए है, तो राजेंद्र गौतम जो है, राजेंद्र गौतम को इस पुरस्कार से नवाजने का काम किया गया है, हरियाणा गौरव सम्मान। ठीक है, किसको दिया गया है, हरियाणा गौरव सम्मान को इस पुरस्कार से नवाजने का काम किया गया है। ठीक है, फतेहाबाद से राम राम। रिपीट कर दो जी एक बार, बिल्कुल भाई रिपीट करने का काम करूंगा, अभी रिपीट कर दूंगा। देखो
हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 को है, मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष हुआ, ठीक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है इसकी कि इसका मुख्यालय कड़ा है पंचकुला के अंदर, इसका मुख्यालय है। हरियाणा साहित्य और हरियाणवी साहित्य और हिंदी के लिए काम कर रहा है। सबसे बड़ा पुरस्कार इसका कौन सा है, तो वो आपने याद रखना, आजीवन साहित्य साधना सम्मान। आजीवन साहित्य साधना सम्मान में रुपये कितने, 7 लाख रुपए दिए जाओ। रोहित यादव मंदिर अटेली जो है उसको आजीवन साहित्य साधना सम्मान दिया गया है। दूसरा बड़ा पुरस्कार इसका कौन सा, वो है विशेष साहित्य साधना सम्मान। तो विशेष साहित्य साधना सम्मान किसको दिया गया, कुरुक्षेत्र के जय भगवान गोयल को 5 लाख रुपए के साथ में पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद में अगला सम्मान है महाकवि सूरदास सम्मान, और जो महाकवि सूरदास सम्मान जो है इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाओ। फरीदाबाद के हरेराम समीप को इस पुरस्कार से नवाजने का काम किया गया है। अगला पुरस्कार था पंडित माधव प्रसाद मिश्र पुरस्कार, और जो माधव प्रसाद मिश्र पुरस्कार है भिवानी जिले के रमाकांत शर्मा को 2.5 लाख रुपए के तहत सम्मानित करने का काम किया गया है। उससे अगला पुरस्कार कौन सा, जन कवि मेहर सिंह सम्मान है, लहणा अत्री को 2.5 लाख रुपए से सम्मानित करने का काम किया गया है। हरियाणा गौरव सम्मान राजेंद्र अत्री दिल्ली के हैं, इनको सम्मान दिया गया है। इसके अलावा देशबंधु गुप्त पुरस्कार 2.5 लाख रुपए इनामी राशि है। नारनौल जिले के जो रघविंदर यादव जो है उनको इस सम्मान से सम्मानित करने का काम किया गया है, ठीक है। तो सारे के सारे जो है करंट अफेयर आपकी साथ साथ कंप्लीट होती जाओगी। जो भी करंट का टॉपिक होगा उसने आप साथ साथ इसको कवर करने का काम किया, ठीक है। एक और रहेगा इसका शायद, हाँ, बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार। बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार का कल अपन ने जिक्र किया था। इस पुरस्कार के तहत भी इनामी राशि कितनी रुपए है, तो बाल मुकुंद पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है, तो इसकी भी इनामी राशि है 2.5 लाख रुपए है। और ये किसको मिला है, कैथल जिले के प्रधुमन भल्ला जो है, प्रधुमन भल्ला को बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार 2021 से हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मानित करने का काम किया। और इसकी पत्रिका का नाम क्या है, साहित्य में से हमेशा अच्छे साहित्य में से गंध आओगी, तो हरिगंधा जो है इसकी क्या है, पत्रिका का नाम है। क्या नाम है, हरिगंधा इसकी पत्रिका का नाम है। तो सारे के सारे सेशन को गला गला लाइक कर दिया करो। अगर चला ओके रिपोर्ट लिख के भेज दे, और तक सही हो गया हो तो चलो भाई अगला प्रश्न। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर दे दूंगा नुकिनु। भक्त भारती हरियाणा के किस प्रसिद्ध कवि की एक काव्य रचना है। भाई दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा है लीसो ऐप के ऊपर, सिर्फ 299 रुपए फीस है, 3-4 दिन तक क्या फीस रहोगी। स्पेशल बैच है दिल्ली पुलिस का, 9 के 9 सब्जेक्ट लाइव पढ़ाए जाओगे। इसके अलावा हरियाणा सीईटी का स्पेशल प्रैक्टिस बैच 199 रुपए में चल रहा है, जो कर मैं पढ़ाऊं 14 मास्टर 199 रुपए में लाइव पढ़ाऊंगे। तो फटाफट बताइए, राजा राम शास्त्री जो है हरियाणा प्रदेश का, जिन्होंने पहला उपन्यास देने का काम किया था, झाड़ू फ्री। और जो भक्त भारती जो है वो किसकी रचना है, तो आपने याद रखना वो रचना किसकी है, तुलसीदास शर्मा दिनेश जो है इनकी रचना। इसकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे पुरुषोत्तम महाकाव्य इन्हीं की रचना है, सत्याग्रही प्रहलाद है, श्याम सतसई है, ठीक है। पुरुषोत्तम महाकाव्य, पुरुषोत्तम महाकाव्य, सत्याग्रही प्रहलाद, सत्याग्रही प्रहलाद, श्याम सतसई, मतवाली मीरा, ये सारे की सारी रचनाएं। इसके अलावा भक्त भारती, ये सारे की सारी रचनाएं किसकी हैं, तो ये सारे की सारी रचनाएं किस बंदे की है, तो इसी बंदे की है, मतवाली मीरा, पुरुषोत्तम महाकाव्य, सत्याग्रही प्रहलाद। ये सारे की सारी रचनाएं किसकी है, तो सारी की सारी रचनाएं तुलसी शर्मा दिनेश की रचनाएं हैं, ठीक है। वो युद्ध चरित्र राजा राम, वो सारे की सारी खुशीराम शर्मा की, जो हरियाणा के दूसरे कवि थे, ठीक है। वो सारे की सारी किसकी कवि है, वो सारे के सारे युद्ध चरित्र राणा निमंत्रण और गुरु गोविंद सिंह, वो किसकी रचना है, वो युद्ध चरित्र राणा निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह खुशीराम शर्मा की रचनाएं हैं। इसके अलावा बिशंबरनाथ कौशिक जो हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर जिनका जन्म हुआ था, इनकी जो प्रसिद्ध रचना जो है आपने याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, वो है पेरिस की नर्तकी। क्या नाम है, पेरिस की नर्तकी जो है वो किसकी रचना है, तो आपने याद रखना पेरिस की नर्तकी जो है वो बिशंबरनाथ कौशिक जो है। भाई करंट अफेयर की आपने कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं, जुगाड़ करंट अफेयर का मैंने आपका बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया है, तो भड़क लेने की थोड़ी सी भी जरूरत नहीं, ठीक है। पेरिस की नर्तकी जो है इन्हीं की है। इसके अलावा ताई नाम की एक रचना है, और इसके अलावा जीत में हार, जीत में हार, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है, बिशंबरनाथ कौशिक की रचनाएं हैं, ठीक है। तो भक्त भारती तुलसीराम शर्मा दिनेश की रचना, सत्याग्रही प्रहलाद, पुरुषोत्तम महाकाव्य, श्याम सतसई, मीरा मतवाली ये तुलसीदास शर्मा की है। पेरिस की नर्तकी, ताई और जीत में हार ये किसकी है, बिशंबरनाथ कौशिक की है। रण निमंत्रण और युद्ध चरित और गुरु गोविंद सिंह किसकी रचना है, तो खुशीराम शर्मा जो है, ये सारे के सारे इन्हीं की रचनाएं हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जिला जींद है, जिला सिरसा है, जिला कुरुक्षेत्र है, या फिर हरियाणा का जिला पंचकुला है, जिसके अंदर बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए, बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जो है हरियाणा के कौन से जिले में, बिल्कुल सही है। सबका उत्तर देसी फुकरे, पूजा, अंकित, सबका उत्तर बिल्कुल सही है। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा का जो हार्ट जो है जींद जयंती देवी के नगर के अंदर, जहां पर पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले विजय की कामना करने का काम किया था, उसी जींद के अंदर है बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य। कड़ा पड़ा है, जींद जिले के अंदर पड़ता है।
हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ठीक है, और ये शहर जो है टिकरी बॉर्डर से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। जब हरियाणा की तरफ से हम लोग दिल्ली जाते हैं तो एक बॉर्डर आता है, बॉर्डर का नाम क्या है? टिकरी बॉर्डर। और टिकरी बॉर्डर जो है, टिकरी बॉर्डर से मात्र 2 किलोमीटर दूर ये शहर है। और वो शहर कौन सा? हरियाणा का। तो याद रखना, हरियाणा का बहादुरगढ़ शहर जो है, बहादुरगढ़ शहर को क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। मानेसर जो है हरियाणा प्रदेश का 11वां नगर निगम है। ठीक है, हरियाणा प्रदेश का 11वां नगर निगम कौन सा है? तो मानेसर हरियाणा प्रदेश का 11वां नगर निगम है। याद करिए 1994 के अंदर जब भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 1994 के अंदर फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद को हरियाणा प्रदेश का पहला नगर निगम बनाया गया था। दूसरा नगर निगम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 2008 के अंदर जो है किसको बनाया गया था? गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने 2008 के अंदर जो था नगर निगम बनाने का काम किया था। और 10वां नगर निगम 2015 के अंदर कौन सा बनाया गया था? सोनीपत जो है वो हरियाणा का 10वां नगर निगम था। और 11वां मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 23 दिसंबर को बनाने का काम किया था। और वो 11वां नगर निगम कौन सा? तो आपने याद रखना, मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम है। ठीक है, तो बहादुरगढ़ को हरियाणा का क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। टिकरी बॉर्डर के बिल्कुल पास में कौन सा नगर है? तो बहादुरगढ़ टिकरी बॉर्डर के पास में नगर है हरियाणा का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाती है तो कितने समय के भीतर उसका चुनाव हो जाना चाहिए? हरियाणा के अंदर यदि कोई भी पंचायत जो है भंग हो जाती है तो उस पंचायत के भंग होने के बाद में कितने समय में दोबारा से जो है उसको वो किया जा सकता है? 2 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल। तो पंचायत भंग होने के बाद में हरियाणा के अंदर जो है 6 महीने के दौरान जो है इलेक्शन होने जरूरी है। लेकिन ये कंडीशन संविधान का अतिक्रमण जब भी सरकार करना चाहे तो बड़े आराम से संविधान का अतिक्रमण कर सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 के अंदर जो है ग्राम पंचायतों का जिक्र है। आप सभी को पता, हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव हुए कितने दिन हो गए? कम से कम भी 1 से 1.5 साल ऊपर हो गए। लेकिन संविधान ये कहता है कि 6 महीने के अंदर पंचायतों के भंग होने के बाद में चुनाव होने चाहिए। लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी भी इस प्रदेश के अंदर जो है पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे। तो जहां भी जिस भी मौके के ऊपर संविधान को तोड़ना चाहे, मरोड़ना चाहे, वहां पर तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है संविधान। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आत्मा ऊपर बैठ करके रो रही होगी कि मैंने जिस संविधान, जिस सोच के साथ बना था, उस संविधान का अतिक्रमण करने के ऊपर तुले हुए हैं। याद करिए, राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो एक बोफोर्स घोटाला हुआ था इस देश के अंदर। और इस देश की एक नीति रही है कि जब भी किसी देश से दूसरे देश से हम लोग डील करते हैं तो डील के बीच में किसी भी बंदे के दलाल को लेने का काम करते हैं। और जब बोफोर्स तोपें खरीदी गई थी तो इटली का एक शख्स था, इसका नाम था कबोत्री। कबोत्री को बीच में मीडिएटर के तौर पर चुना गया था। और कबोत्री जो है 30,000 करोड़ रुपए ढकारने का काम कर जाता है। जब इस बात का पता सुप्रीम कोर्ट को, सीबीआई को जब ये केस सौंपा गया तो तब क्या किया गया कि कबोत्री ने इंग्लैंड के लंदन शहर में 30,000 करोड़ रुपए जमा करवा रखे थे। तब उसके खातों को भारत सरकार के द्वारा बंद करवाने का काम किया गया। जब 1991 के अंदर नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो तब भारत सरकार के कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज जाते हैं और जाकर के शपथ पत्र देकर के कहते हैं कि भारत सरकार चाहती है इन खातों को खोल दिया जाए। तब उन खातों को खोल दिया गया। खोलने के बाद में जितना पैसा था सारा का सारा कबोत्री के बेटे के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। और जब ये कारनामा करके हंसराज भारद्वाज वापस लौटते हैं तब क्या किया गया, उनको जब भारत की जो एजेंसियां थी उनको गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर गई तो तभी तत्कालीन राष्ट्रपति घोषणा कर देते कि हंसराज भारद्वाज को कर्नाटक राज्य का राज्यपाल बनाया जाता है। आप सभी जानते हैं संविधान का अनुच्छेद 361 ये कहता है कि जब तक कोई भी राज्यपाल पद के ऊपर उसके ऊपर केस नहीं चलाया जा सकता। 5 साल तक वो राज्यपाल रहे, केस नहीं चला। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में साठगांठ करके बीजेपी में चले गए और वहां जाकर के सारे पाप उनके धुल जाते हैं। 30,000 करोड़ में से पता नहीं कितने पैसे उन्होंने चबाए होंगे। यानी संविधान का अतिक्रमण बड़े आराम से इस देश के अंदर किया जा सकता है। ऐसा एक उदाहरण आपको देने का काम किया है। खालिस्तान ने राजपूत सेना का नेतृत्व किया था और तराइन की पहली लड़ाई जीतने का काम किया था। यानी राजपूत सेना का नेतृत्व इनमें से किस बंदे ने किया था? और जो है तराइन की पहली लड़ाई जो थी जीतने का काम किया था, तो उस बंदे का नाम बताना है आपने कि किसने राजपूत सेना का नेतृत्व तराइन के पहले युद्ध के अंदर किया था। तो आप सभी को ध्यान होगा 1196 के अंदर मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी जब हिंदुस्तान के अंदर आता तो उसको पृथ्वीराज चौहान जो था एक ऐसा सैनिक था जो अपने शासनकाल के बहुत अच्छे तरीके से संभाल करने वाला शख्स था। जब इसने अच्छे तरीके से संभाल करनी शुरू की तो बठिंडा के आसपास तक मोहम्मद गोरी जो है इसका शासन हुआ करता था। अब गोरी से जीतना था और 1191 के अंदर सरहिंद के पास में एक जगह है करनाल के पास में जिसका नाम है तरावड़ी, और तरावड़ी या फिर तराइन के नामक स्थान के ऊपर एक युद्ध होता है। और इस युद्ध के अंदर जो है पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं। मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह से 1191 के अंदर हराने का काम किया था। पृथ्वीराज चौहान की तरफ से एक सैनिक लड़ा था हास्य का, जिसका नाम क्या है? गोविंद राय। गोविंद राय जो था, गोविंद राय ने बहुत बड़ा काम कर दिया था। गोविंद राय ने एक बाला मारा था और वो बाला सीधा जाके जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी का दांत पर लगा था। मोहम्मद गोरी का दांत टूट गया था और दांत टूटने के बाद में फिर आओ के चला गया। दांत का दर्द बहुत बूढ़ा हुआ है।
तो एक जना का जाड़ में दर्द हो रहा था, डॉक्टर का घर भी गया तो ऐसे ही जाएगा डॉक्टर का घर जाके हाथ लाके बोले डॉक्टर साहब सह के घर तो डॉक्टर नहीं लिख रही ना, बोली ना कोनी आ जाए, बूंदा दर्द बताया जाड़ का। ठीक है, तो गोविंद राय के कारण जो था, गोविंद राय ने पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध के अंदर मदद करने का काम किया था और उसके बाद वापस भाग जाता है। और इसी बीच आप सभी को पता है कि संयोगिता का काम हो जाता है, संयोगिता को अपहरण करके ले आता है और फिर जयचंद उसके साथ में हो जाता है और 1192 के अंदर धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराने का काम किया जाता है। तो राजपूतों का नेतृत्व किस महान शख्स ने किया था? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा राजपूतों का नेतृत्व करने का काम किया था। 1177 से लेकर 1192 तक अजमेर का शासन करने का काम पृथ्वीराज चौहान के द्वारा किया जाता है। हरियाणा की महिला मुक्केबाज चैंपियन कौन थे जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपने पहले प्रदर्शन में ही 2019 में 70वें स्टैंडर्जा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीतने का काम किया था? तो ये हरियाणा की जो मुक्केबाज की चैंपियन है, इस मुक्केबाज चैंपियन का नाम आपने बताना है, फटाफट कमेंट करके बताइए भाई। 1192 में धक्के से हराने का काम किया गया था, वो हारे नहीं थे, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मुक्केबाज है, मुक्केबाजों का नाम बताइए। हाँ, एक चीज जरूर है, 1192 का जो युद्ध होता त्राइन का, उस युद्ध के बाद हिंदुस्तान के अंदर अगर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को हर के नहीं लेके आता तो हिंदुस्तान के अंदर कभी भी मुसलमानों का कब्जा शायद नहीं होता, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार हरा करके जिंदा छोड़ दिया था, लगातार जिंदा छोड़ रहा था, इतनी ताकत नहीं थी। इस देश के जयचंद जैसे गद्दारों ने आमंत्रित किया और हिंदुस्तान के ऊपर लगभग 800 सालों तक मुसलमानों का कब्जा रहा। तो एक प्रश्न आया है नेशनल जीके के अंदर कि मुसलमानों के लिए भारत के ऊपर जो आक्रमण करने का रास्ता जो था वो कौन से युद्ध के बाद खुला था? तो आपने याद रखना है 1192 के त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद जो है मुसलमानों का हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण करने का रास्ता जो था वो खुल जाता है। हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे मुक्केबाज हैं जिनमें किसका नाम आता है? कैप्टन हवा सिंह का नाम आता है, इसके अलावा परमजीत समोता का नाम आता है, इसके अलावा पे और बात करा तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह भिवानी के काड़वा गांव से बॉक्सर विजेंद्र सिंह वो हरियाणा प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का दूसरा नाम आज क्या कर दिया गया है? फटाफट बताइए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जीतने वाला हरियाणा का पहला पुरुष कौन है? विजेंद्र सिंह है। और पहली महिला कोई आपसे पूछता तो वो कौन है? तो पहली महिला कौन है? साइना नेहवाल जो है ये जीतने वाली पहली महिला है। विजेंद्र सिंह जो है बॉक्सर, इसके अलावा दिनेश कुमार है, अखिल कुमार है बॉक्सर, बहुत सारे बॉक्सर हैं। तो मंजू रानी जो है, मंजू रानी ने अपने पहले ही उसके अंदर क्या जीता था? रजत पदक जीतने का काम किया था मंजू रानी। ठीक है, कौन है? मंजू रानी ने पहले ही प्रयास के अंदर रजत पदक जीतने का काम किया था। हरियाणा का उत्तरी हिस्सा पंजाब और खालिस्तान किससे घिरा हुआ है? हरियाणा प्रदेश का उत्तरी हिस्सा पूछ रखा है कि हरियाणा प्रदेश का उत्तरी हिस्सा किससे घिरा हुआ है? फटाफट आप कमेंट करके बताइए। तब तक मैं आपको लिए एक थोड़ा सा मैप जो है हरियाणा प्रदेश का मैप ढूंढने का काम कर देता हूं, आपको कोई आपत्ति नहीं है तो। ठीक है, फटाफट बिल्कुल लीसो ऐप के ऊपर आपने, लीसो ऐप के ऊपर बहुत सारे बैच आपने मिल जाओगे। दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा है, इसके अलावा मैं जो पढ़ाने लग रहा हूं यो बैच जो है आपने सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए के अंदर आपने बैच है मिलने लग रहा है। तो कोई भी इच्छुक व्यक्ति ले इसका है तो डाउनलोड करता होगा रे, जो डाउनलोड नहीं करना हो भाई, देसी आदमी का यो तो पंगा है। इतनी बड़ा करके देखो दिखाओ जो तो डाउनलोड, क्योंकि मैप डाउनलोड हो गया तो फिर अपनी आदि तक समस्या दूर हो जाएंगी। होने कौन लग रहा है? मैप तो पै गया शायद, इस पे लिखा भी कौन सा सेव इमेज पै गया, ये तो और में सिस्टम आ गया भाई। देखो सीधी सी बात है, इसमें प्लस का निशान ले लो, इसके बीच में नो प्लस का निशान ले लो, स्त्रियां नो प्लस का और नू ला लो स्त्रियां। ठीक है, ऊपर कौन सा है? उत्तर हो गया, नीचे कौन सा हो गया? दक्षिण हो गया, इधर कौन सा हो गया? पूर्व हो गया, इधर कौन सा हो गया? पश्चिम हो गया। तो इस इलाका के अंदर उत्तरी दिशा के अंदर जो है कौन सा पड़ गया? इधर वाला पंजाब पड़ गया, ऊपर से हिमाचल प्रदेश पड़ गया। ठीक है, तो ये चीज आपने बताने का प्रयास मैं करूं था, वो चीज आपने देखनी है। ठीक है, तो वो चीज आपने देखनी थी बस। तो कौन से दो हिस्से से गिरा हुआ है? तो एक साइड से पंजाब, एक साइड कौन सा बच गया? तो एक साइड से कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश हो गया। हरियाणा के मैप में नू स्त्रियां लाओगे तो आप इधर पंजाब हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो कौन सा किससे गिरा हुआ है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है इन दोनों से क्या है? हरियाणा प्रदेश जो है वो घिरा हुआ है। आरक्षित वन खालिस्तान और खालिस्तान जिलों में शिवालिक पर्वत श्रेणियों तक ही सीमित है। आरक्षित वनों की अगर बात करूं देखो तो हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा वन कौन से जिले के अंदर? तो सबसे घने वन कड़ा है पंचकुला के अंदर है। अगर दूसरे नंबर पर बात करूं तो यमुनानगर है। तीसरे नंबर पर बात करूं तो कड़ा है, तो याद करिए तीसरे नंबर पर हरियाणा का जो गुड़गांव जिला है, गुड़गांव के अंदर है। ठीक है,
तो आरक्षित वन पूछ रखा है, तो कौन से दो जिले हैं? देखो सबसे पहले सबसे गणे जो वन जो हरियाणा के अंदर कौन सा जिला है? पंचकुला में सर्वाधिक वन है, वनों की बात हो रही, ठीक है। नंबर 2 कौन सा आ गया? यमुनानगर के अंदर सर्वाधिक वन है। नंबर 3 कौन सा है? तो हरियाणा का गुरुग्राम जिला जो है, गुरुग्राम जिले के अंदर सबसे ज्यादा वन है, ठीक है। ये सबसे अधिक वन जो है हरियाणा प्रदेश के हैं। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम वन जो है हरियाणा के अंदर वो कड़ा है, तो पलवल, पानीपत, फतेहाबाद, ठीक है। सबसे कम वन हरियाणा के अंदर कड़ा है, तो हरियाणा में सबसे कम वन है पलवल। नंबर 2 कौन सा आ गया? तो नंबर 2 आ गया पानीपत आ गया। और नंबर तीसरा कौन सा आ गया? कम वनों के अंदर तीसरा कौन सा आ गया? तो तीसरा आ गया फतेहाबाद। जो नई रिपोर्ट आई है 13 जनवरी 2022 को, उस नई रिपोर्ट के मुताबिक वन रिपोर्ट आई 13 जनवरी 2022 को, ठीक है। अगर ये तो होगी नो भाई, लेकिन नो पूछ लेनी प्रतिशत के अनुसार हरियाणा के कौन से जिले में कम है, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? पहला आ जाएगा प्रतिशत में फतेहाबाद, ठीक है। पहला कौन सा आ जाएगा? फतेहाबाद आ जाएगा। फतेहाबाद के बाद दूसरा कौन सा आ जाएगा? दूसरा जींद आ जाएगा। और तीसरा कौन सा आ जाएगा? पलवल आ जाएगा, ठीक है। यानी सबसे कम वन प्रतिशत के क्षेत्र में आपसे पूछा तो याद रखना 0.73% फतेहाबाद के अंदर है, क्योंकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है ये। नंबर 2 सबसे कम वन प्रतिशत के हिसाब से पूछा तो जींद में आ जाएगा 0.83 है। और 1% लगभग के आसपास खड़ा है पलवल के अंदर है। मेरी बात समझ में आ गई? यानी नो पूछने सीधा नो पूछ ले हरियाणा में सबसे कम वन कौन से जिला में, तो कम वन फिर कौन सा आ जाएगा? पलवल, पानीपत, फतेहाबाद। सबसे कम हो गया पलवल, पानीपत, फतेहाबाद। जे नो पूछा कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग हरियाणा के सबसे कम वन वाले प्रतिशत वाले जिले कौन से, फिर फतेहाबाद, जींद, पलवल हो जाएगा, ठीक है। फतेहाबाद, जींद, पलवल हो जाएगा। ये बात जाओ आरक्षित वन। आरक्षित वन जो है हरियाणा के अंदर जो है अपने याद रखना, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी, जो शिवालिक पर्वत श्रेणी के अंदर जो के है हरियाणा के अंदर आरक्षित वन है, ठीक है। कड़ा है शिवालिक के अंदर। तो 2 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर जो है आरक्षित वन है। पंचकुला, जो पंचकुला के अंदर आरक्षित वन की संख्या कितनी है? 6 वर्ग किलोमीटर जो है उसके अंदर इतनी है। और यमुनानगर के अंदर कितनी है? 22 वर्ग किलोमीटर हिस्सा जो है उसके ऊपर क्या है? आरक्षित वनों की संख्या है। तो कौन से 2 जिले हो गए? पंचकुला और यमुनानगर। जो प्रश्न आप तो थोड़ा सा घुमा के नो पूछ ले कि हरियाणा के कौन से जिले में आरक्षित वनों की संख्या अधिक है, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? फिर यमुनानगर हो जाएगा 22 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। डायरेक्ट पूछ ले वन सप्ताह गणे कड़ा पंचकुला के अंदर आरक्षित वन सप्ताह गणे कड़ा, तो नो पूछ ले तो फिर क्या उत्तर हो जाएगा? फिर यमुनानगर हो जाएगा। बात समझ में आएगी? सप्ताह प्रतिशत में सप्ताह थोड़े फतेहाबाद, जींद और पलवल में, और ऊं सप्ताह थोड़े वन हरियाणा में पलवल, पानीपत, और तीसरा कौन सा बच गया? फतेहाबाद आ गया, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दीजिए। पंचकुला और यमुनानगर हरियाणा के जहां पर जो है आरक्षित वन जो है इन्हीं 2 श्रेणियों तक क्या है? सीमित है। आ गया समझ में? चलो वैसे बस अगला प्रश्न देखो। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच कब जीता था? 10 जून 1986। यूजलेस प्रश्न है, कोई छोड़ दो उसने। हरियाणा के गठन के बाद में वर्तमान में कौन सी विधानसभा फिलहाल कार्यरत है? ये चीज बताने का काम करिए। यानी हरियाणा के गठन के बाद में आज जो है कौन सी विधानसभा चल रही है, ये चीज आपने बतानी है। रॉकी कश्यप बिल्कुल सही है, तो फटाफट बताइए कि कौन सी विधानसभा वर्तमान के अंदर हरियाणा के अंदर जो है चल रही है। तो 2-3 चीजें आपने याद रखनी है कि जो हरियाणा विधानसभा जो है, हरियाणा विधानसभा का गठन पहली बार कब हुआ था? तो याद रखना है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा बनी थी, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को। और उस टाइम पर विधायकों की संख्या कितनी थी? 54 थी। और हरियाणा विधानसभा के जो पहली बार चुनाव हुए थे, तो आपने याद रखना कि हरियाणा विधानसभा के पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो साल 1967 के अंदर हरियाणा विधानसभा के अंदर पहली बार चुनाव हुए थे। 1967 के अंदर जब पहली बार चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री फिर कौन बने थे? तो मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है। और राव वीरेंद्र सिंह और एक व्यक्ति और हैं हरियाणा के बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। हरियाणा प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले हरियाणा के 2 मुख्यमंत्री कौन से हैं? राव वीरेंद्र सिंह और बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के 2 ऐसे शख्स हैं। बिल्कुल 6 दिसंबर 1966 को जो है हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। 6 दिसंबर 1966 जो थी वो तारीख थी जब हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। यानी राव वीरेंद्र सिंह और बीडी गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता और राव वीरेंद्र सिंह 2 ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो किसके अध्यक्ष रह चुके हैं? जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जैसे सन्ना देवी प्रथम महिला अध्यक्ष थी, तो प्रथम विधानसभा का पुरुष अध्यक्ष कोई आपसे पूछने का काम करता है तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? राव वीरेंद्र सिंह जो है फिर इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज आपने इसकी ध्यान रखनी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज 14वीं विधानसभा चल रही है। 14वीं विधानसभा के अंदर जो है 14वीं विधानसभा के अंदर स्पीकर कौन है? तो ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से। डेप्यूटी स्पीकर कौन है? हरियाणा के नलवा विधानसभा से रणबीर गंगवा डेप्यूटी स्पीकर हैं। अगर मैं पहली विधानसभा की बात करूं तो पहली विधानसभा के अंदर स्पीकर तो सारी चीजें हो चुकी हैं। आज विपक्ष का नेता कौन है 14वीं विधानसभा के अंदर? तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज विपक्ष के नेता है। जबकि जो पहली विधानसभा थी उसके अंदर जो थे विपक्ष के नेता कौन थे? तो पहली विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता कौन थे? तो हरियाणा का पहला विपक्ष का नेता कौन था? प्रताप सिंह दौलताबाद जो है वो हरियाणा के प्रथम विपक्ष के नेता हुआ करते थे, ठीक है।
अगर मैं 14वीं विधानसभा की अभी की बात करता हूं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी लोकसभा की सीट कौन सी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऊपर लिख दूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, बड़ी, और इधर आ जाओ छोटी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है, तो आपने ध्यान रखना सबसे बड़ी विधानसभा की सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सी है, वो लोहारू जो है वो सबसे बड़ी है। और सबसे छोटे क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन सी है, तो वो बल्लभगढ़ जो है, बलरामपुर, बल्लभगढ़ जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी विधानसभा की सीट है हरियाणा के अंदर। अगर आप बात करें तो हरियाणा विधानसभा की, तो हरियाणा विधानसभा के अंदर जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी, तो आपने याद रखना गुड़गांव की बादशाहपुर जो है, बादशाहपुर जो है वो मतदाता की संख्या के हिसाब से हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट है। और मतदाता की संख्या के हिसाब से हरियाणा प्रदेश की सबसे छोटी विधानसभा की सीट कौन सी है, वो नारनौल है। मात्र 1,44,000 मतदाता इसके ऊपर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आंकड़े जो है इतने अपने ध्यान में रखने पड़ेंगे। हो जाऊंगे याद सारे के सारे, ये चीजें आपने ध्यान रखनी थी, ठीक है। हो जाऊंगी। तो आज वर्तमान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है, 14वीं विधानसभा कार्यरत है। पहली जो थी 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था, 54 सीट थी। 6 दिसंबर 1966 को पहली बैठक विधानसभा की होती है। उसके बाद में पहली बार चुनाव 1967 में होते हैं। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री है। 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, राव वीरेंद्र सिंह और बीडी गुप्ता, जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। जनसंख्या के हिसाब से, मतदाता के हिसाब से हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा की सीट कौन सी है, बादशाहपुर है। और सबसे छोटी कौन सी है, नारनौल है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी लोहारू है, छोटी कौन सी है, बल्लभगढ़ है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, प्रताप सिंह दौलताबाद थे। वर्तमान समय में हरियाणा विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन है, कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो वर्तमान में क्या है, विपक्ष के नेता हैं। देश की राजधानी दिल्ली के निकट खालिस्तान एक स्थान है जो कि बड़े बड़े उद्योगों का गढ़ है। हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़े औद्योगिक नगर होने की इसको प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए औद्योगिक नगर वो कौन सा है। नारनौल से ओम प्रकाश यादव बिल्कुल एमएलए हैं, उनके पास मंत्रालय भी है। गुड़गांव साइबर सिटी है। गुड़गांव आपने याद रखना, गुड़गांव साइबर सिटी है। तो बिल्कुल कौन सी होगी, तो फरीदाबाद जो है, फरीदाबाद जो है सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है दिल्ली के पास में, ठीक है, फरीदाबाद। गुड़गांव के अंदर उद्योग धंधे नहीं है, वहां साइबर सिटी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का काम, टेक्नोलॉजी का हब है गुड़गांव। बस यह चीज आपने ध्यान रखनी है। तो फरीदाबाद बाबा शेख फरीद की धरती जो है, ठीक है। 1607 के अंदर जहांगीर के कोषाध्यक्ष जो था उसने इसको बसाने का काम किया था। 1977 में निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, यानी ऐसा राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुना गया था। एक एक करके राष्ट्रपतियों के बारे में चलते। सबसे पहला नाम आता है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो है, इंदिरा गांधी, जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी तो उस इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी का कोई भी साथ नहीं था। लगभग बड़े से बड़े लोग जो थे वो इंदिरा गांधी का साथ छोड़ गए थे। तब एक महिला हुआ करती थी जो इंदिरा गांधी के बर्तन मांजने का काम किया करती थी, इंदिरा गांधी के लिए कपड़े धोने का काम किया करती थी। और ये सारा का सारा नजारा जो था वो एक यंग सोनिया गांधी जो थी वो सारा का सारा नजारा देखती थी कि उसकी सास की सबसे ज्यादा सेवा, बहू से ज्यादा कौन करती है, प्रतिभा पाटिल करती है। और जब बारी आती है 2007 के राष्ट्रपति के चुनाव की, तब यूपीए गठबंधन में शामिल था। तब एक राष्ट्रपति, तब अपनी सासू मां के बर्तन मांजने वाली महिला को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में आपने सुना होगा। भारत के गजब के वैज्ञानिक हुआ करते थे। एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो पढ़ाने का काम करते थे। उनके पास में, यूनिवर्सिटी के कुलपति के पास में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का फोन गया कि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम से बात करनी है। तब कलाम साहब को तुरंत बुलाया जाता है और बुला करके अटल बिहारी वाजपेयी ने सिर्फ एक ही बात कही थी कि आपको मैं भारत का अगला राष्ट्रपति एनडीए की तरफ से उठाने का काम कर रहा हूं, तो आप अपनी सहमति दे दीजिए, आपके पास आधे घंटे का टाइम है। सिर्फ आधे घंटे के अंदर कहा कि मैं सोचकर बताता हूं। दोबारा जब लाइन पे थे तो तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आपके मुख से मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। और तब वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार चुने गए और वो जीत जाते हैं। अब बात आती है नीलम संजीवा रेड्डी की। बिल्कुल निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीवा रेड्डी है। नीलम संजीवा रेड्डी जो है भारत के लगभग 54 साल की उम्र, 64 साल की उम्र में वो राष्ट्रपति बने थे। सबसे युवा राष्ट्रपति हैं भारत के। लेकिन इससे पहले भी वो 54 साल की उम्र में भारत के राष्ट्रपति के लिए जोर आजमाइश कर चुके। निर्विरोध क्यों चुने गए थे, इसकी एक स्टोरी आपको थोड़ी सी बताता हूं। 1967 के जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे उसके अंदर जो था, 1967 के राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर जाकिर हुसैन जीत जाते हैं। और 1969 के अंदर जो था भारत का
मुस्लिम राष्ट्रपति जो था जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की। अब मृत्यु होने के बाद में ये नीलम संजीवा रेड्डी कांग्रेस में थे और इंदिरा गांधी को घेरना चाहते थे, इसलिए इंदिरा गांधी को बिना बताए अपने आप जो था कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया तो इंदिरा गांधी 10 लोगों की सलाह लेती थी। 10 में से 6 लोगों ने कहा कि ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी को आप भारत का राष्ट्रपति घोषित करिए कांग्रेस की तरफ से, यूपीए की तरफ से। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि नीलम संजीवा रेड्डी 54 साल की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनकर के इंदिरा गांधी की शक्तियों को कम करना चाहते थे। अब इंदिरा गांधी को कतई मंजूर नहीं था। इंदिरा गांधी ने हामी भर ली, कहा कि बिल्कुल सही है, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी घोषित करती हूं नीलम संजीवा रेड्डी को। और नीलम संजीवा रेड्डी को प्रत्याशी की घोषणा कर दी। इसके बाद जब वोट देने की बारी आई तब इंदिरा गांधी ने देश के लोकसभा के सांसदों से और विधानसभा के विधायकों से सिर्फ एक ही बात कही थी कि आप वोट देते समय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। और अंतरात्मा की आवाज कब सुनेंगे? जो भारत के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जो थे वो एक तरह से इंडिपेंडेंट राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े थे और इंदिरा गांधी का इशारा था कि अंतरात्मा की आवाज मतलब आप वीवी गिरी को जिताने का काम करिए। इस तरह से इंदिरा गांधी ने अपने ही उम्मीदवार को हरवा दिया और वीवी गिरी जो थे भारत के राष्ट्रपति बने। उसके बाद 1977 के दौरान आपको पता इमरजेंसी का दौर होता है इस देश के अंदर। भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो जाती है और 1977 में जनता पार्टी की सरकार थी। तब इंदिरा गांधी के द्वारा जब नीलम संजीवा रेड्डी को हराया गया था तो उसके बाद 1977 के अंदर विपक्ष ने चुना, कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, इसलिए निर्विरोध तरीके से जो था वो राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध तरीके से भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र नेता हैं। 2-3 चीज याद रखनी, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। दूसरा, भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति जो लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुका है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका वो राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद जब अपनी पार्टी से भी इन्होंने इस्तीफा देने का काम कर दिया था, ठीक है, जब लोकसभा के अध्यक्ष वो बने थे ना कांग्रेस की तरफ से, तो अपनी जैसे ज्ञानचंद गुप्ता आज बीजेपी की है, बीजेपी से इस्तीफा थोड़े देंगे, लेकिन जब ये लोकसभा के अध्यक्ष बने थे उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से ऊपर उठ करके अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर के लोकसभा के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी, नीलम संजीवा रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति, एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं और लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। 1977 से लेकर के 1982 तक वो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे। जिस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आर्थिक उदारीकरण पेश किया गया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आर्थिक उदारीकरण जो था 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991 वो तारीख थी जब भारत के अंदर आर्थिक उदारीकरण जो था प्रस्तुत करने का काम किया था। 24 जुलाई 1991, ठीक है, आर्थिक उदारीकरण पेश किया था। मतलब कहने का बात क्या, भारत में जो लाइसेंसी प्रथा जो है, लाइसेंसी प्रथा को खत्म करने का काम कर दिया था। यानी जितने भी अनौपचारिक की चीजें थी, फाइलें पास को नहीं कर दी, उस चीज को हटाने का काम कर दिया था। लाइसेंस प्रथा को हिंदुस्तान से खत्म करने का काम कर दिया था। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव। और पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव व्यक्ति की किस्मत कभी भी जाग सकती है। उनका प्रधानमंत्री बनने का एक रोचक किस्सा मुझे ध्यान आता है। पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव इंदिरा गांधी के बड़े खासम खास हुआ करते थे और जब 1991 के अंदर चुनाव के अंदर राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता है और सोनिया गांधी को एक इंटरव्यू में सोनिया गांधी बताती है कि 1991 में जब वो प्रधानमंत्री बन रही थी तो उनके बेटे राहुल गांधी ने 1991 में मना कर दिया था कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मां प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उसी समय उनके पिता की हत्या हुई थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे। अब बारी आई कि भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। जब ये बारी आई तो तब कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री के जब चुनाव हो चुके थे लोकसभा के, उससे कुछ दिन पहले एक ऐसा शख्स जो पीवी नरसिम्हा राव जो राजनीति से बिल्कुल पूरी तरह से रिटायर हो चुका है, यानी राजनीति के अंदर आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका, बिल्कुल संन्यास ले चुका है, लेकिन एक बार सोचा कि चलिए सोनिया गांधी की हाजिरी लगाई जाए और सोनिया गांधी से मिलकर के वापस चले गए। तब कुछ खासम खास लोग थे इंदिरा गांधी के, तब उन्होंने सोनिया गांधी को याद दिलाया कि ये जो बंदा है नरसिम्हा राव, ये कभी इसने इंदिरा गांधी के सामने आंख उठा करके बात नहीं की, इतना शरीफ व्यक्ति है, शायद यदि आप इसको भारत का प्रधानमंत्री बना दे तो बड़ा अच्छा होगा। अब उसी दिन की बात है जिस दिन ये घटना हुई थी, तब उसी दिन दिल्ली का जो आंध्र प्रदेश भवन है, उस आंध्र प्रदेश भवन के अंदर जाकर के पामुलपति वेंकटराव नरसिम्हा राव सोए हुए थे। रात को 2 बजे सोनिया गांधी का एक दूत जाता है और दूत जाकर के नरसिम्हा राव को जगाता है और जगा करके ये कहता है कि उठिए, आप भारत के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। नरसिम्हा राव ने मुंह भी नहीं धोया और कहा कि चलिए बताइए मेरे को कहां चलना है। जरा सोच के देखिए, आप रात में नींद के आगोश में और 2 बजे उठाकर कोई आपको कहे कि आप उठिए, आप भारत के अगले प्रधानमंत्री हैं, तो कैसा लगेगा आपको? नरसिम्हा राव के साथ में भी कुछ ऐसा
हुआ और तब आर्थिक उदारीकरण पेश करने का काम किया था 24 जुलाई 1991 को। उस सरकार के अंदर मनमोहन सिंह क्या हुआ करते थे, भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे, ठीक है। 24 जुलाई 1991 में भारत के अंदर आर्थिक उदारीकरण शुरू किया था। पामुरपति वेंकटराव नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश से संबंध रखते थे। बाद में सोनिया गांधी से उनकी खटपट हो जाती है और 2004 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका पार्थिव शरीर जो है वो 10 जन सोनिया गांधी का जो 24 अकबरपुर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय वहां पर भी नहीं लाया गया। कहा जाता है कि इनके पास में नेपथ्य का नरेश कहा जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। ये धोती के नीचे खाकी कच्छा पहना करते थे, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नजदीक थे। कभी फिर चर्चा करूंगा, नहीं तो आज सारी क्लास नरसिम्हा राव के ऊपर निकल सकती है। हाल ही में आरबीआई ने भारत के अंदर रेपो रेट के अंदर 0.50% की बढ़ोतरी की है और अब जो है रेपो रेट जो है वो कितनी हो गई है, ये जो रेपो रेट बताने का आपने काम करना है। तो रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद में कितनी होगी है 4.90 जो है। जो आरबीआई जो होता है वो प्राइवेट बैंकों को लोन, वाणिज्यिक बैंकों को लोन देने का काम करता है और अब रेपो रेट को बढ़ाने का काम कर दिया। वर्तमान में रेपो रेट कितनी हो गई है 4.90 जो है वो वर्तमान में रेपो रेट हो गई है। 1527 में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को खालिस्तान के युद्ध में हराने का काम किया था। मेवाड़ का राजा जो है राणा सांगा, इस युद्ध के अंदर बाबर ने किस में हराने का काम किया था, तो वो युद्ध कौन सा है, वो पानीपत का युद्ध है, खानवा की लड़ाई है, तराइन की लड़ाई या फिर कुरुक्षेत्र की लड़ाई के अंदर। राणा सांगा जो है, राणा सांगा गजब के व्यक्तित्व के धनी थे। इनको 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो इनको हिंदू पथ कहा जाता है, ठीक है, हिंदू पथ के शासक को कहा जाता है राणा सांगा को। इसके अलावा इसको एक और नाम से जाना जाता है सैनिकों का भगवान नवेश। भगवान नवेश जो है सैनिकों का किसको कहा जाता है, राणा सांगा को कहा जाता है। बिल्कुल, ये लड़ाई कौन सी थी, खानवा की लड़ाई थी। लेकिन इस लड़ाई के संदर्भ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, खानवा की लड़ाई थी, याद करिए जब इब्राहिम लोदी का चाचा जो था दौलत खान, उसने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। बड़ी दिलचस्प कहानी है इसके पीछे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान में देखोगे तो ये जो मामला जो भारत का, उरे जो था दिल्ली के ऊपर शासक कौन है, दिल्ली के ऊपर शासक है इब्राहिम लोदी, ठीक है, लोधी वंश का अंतिम शासक है। उरे जो जम्मू कश्मीर आसपास इस इलाके के ऊपर काम कौन चलाने का काम करता है, तो उरे जो है दौलत खान इसके ऊपर शासन कर रहा है। और दौलत खान जो है दनु चाचा भतीजा की गजब की जोड़ी है। किस किस की है, इब्राहिम लोदी की और दौलत खान की। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हो गया, दनु जने शिकार खेलन खातर मालवा चले गए, आंडिया कर दे पहले राजे उरे। अब चाचा तो चाचा की उम्र घनी होगी, ठीक है, और जो यो भतीजा था इब्राहिम लोदी इसकी उम्र थोड़ी थी। और एक मालवा की राजकुमारी थी, मालवा की राजकुमारी ने क्या किया, शिकार खेलते खेलते दनु जना की आंख उस पर लगी, भाई चाचा तनु को मैं ले आऊंगा ऐसे, भतीजा नु को मैं ले आऊंगा ऐसे। दनुआ की लड़ाई होगी और मालवा की राजकुमारी खातर। अब देखो लड़ाई मैच की तो बात छोड़ दी उस मालवा की राजकुमारी पर, बोले इतना जो सा पसंद है उसका गला मारा गैल दे। अब उसने देखा था भाई दौलत खान की उम्र तो 80-85 कुछ नहीं रह रहा इसमें तो, और भतीजा जो था 40-45 का था, उम्र थोड़ी थी उसकी, कि भतीजे के लजान में फायदा लग गया उसने। क्यों, वैलिडिटी भी गणी थी उसकी, सारी चीज थोड़ी ठीक थी, ठीक है, उसकी तो वैलिडिटी भी खत्म हो रही थी बेचारे की। अब क्या कराया उसने, इब्राहिम लोदी का मारा गैल दी। अब देखो जम्मू कश्मीर तक वो बंदा बहू की तलाश में मध्य प्रदेश बिक गया। अब जम्मू कश्मीर तक बहू की तलाश में मध्य प्रदेश आ गया और उड़ा है कि उसने मिला को बूंदा मुंह करके ऊपर जाना, उसका सहन हो गया बात खुनी होनी, उल्टा ही जाना बोले तना मैं देखूंगा। कर तो सका कौन था, इब्राहिम लोदी का। सीधा फोन कर दिया, फरगना घुमा दिया, फोन मैसेज भेज दिया, उड़ा फरगना किस दौरा भेज दिया, बाबर दौरा ने बोले आज जमूरा फंस रहा है लेना है जी। अब इस घटना था पहली तो बाबर को भारत आने का न्योता किसने दिया था, दौलत खान ने दिया था, इब्राहिम लोदी का चाचा था। कदे कौन बोलो जिंदगी में बात, ठीक है। अब देखो मामला इस तक पहली जो था राणा सांगा का इब्राहिम लोदी का युद्ध हो चुका था और उस युद्ध के अंदर जो है इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हरा दिया। अराया पाछा भी बोला जा तो कर ले दिल्ली प्रशासन कौन चंदा मने दिल्ली, कितना विशाल हृदय था, हरा दिया था, हरा के उल्टा छोड़ दिया। अब 1526 के अंदर जो पानीपत की लड़ाई हो, जो पानीपत की लड़ाई के अंदर क्या मामला हो है, पानीपत के अंदर यमुना नदी के किनारे युद्ध हो, तो उस युद्ध के अंदर बाबर ने एक दूत भेजा किसके पास में, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पास में। और वो दूत जो था, दूत जाके नुबलिया कि बाबर तेरे गला युद्ध में सहायता लेना चाहो तेरे पे, और जे तो युद्ध जीत गया तब तेरे को क्या कर दिया जाएगा, दिल्ली का शासन बोले राणा सांगा तेरे तक दे दिया जाएगा। अब उसने दूत तक कहा बोले क्यों मैंने बोली बूच बनाओ, मैंने एकले ना रह दिया था इब्राहिम लोदी तो रहकर उल्टा शासन दे दिया था। बोले मैंने तेरी जरूरत कौन लागण की, मैं एकला ना रह दिया था, कहो तो तड़का फेर रह दियो, रैप्टा मारे के उल्टा है कुछ एक में सहायता कौन उसमें इब्राहिम लोदी में। लेकिन वो दूत जो था बचा बाबर तना मारेगा, जाके क्या कर दूत ने झूठ बोल दी, बोलिया कि राणा सांगा युद्ध में आवेगा, पानीपत के युद्ध में। ये बाबर तो बेचारा बाट देखे भी क्या ना राणा सांगा था, राणा सांगा तो नेट गया था। तब बाबर ने सोच लिया कि हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना है तो जो राणा सांगा जो है, राणा सांगा के साथ में युद्ध करना बहुत जरूरी है। अब राणा सांगा के साथ में युद्ध फिर खड़ा होगा, खानवा का जो युद्ध होगा खानवा के युद्ध में होगा, ठीक है। अब खानवा का युद्ध पहले राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ा है, ब्याना नामक एक दुर्ग पड़ा है, ब्याना।
ठीक है। ब्याना का दुर्ग जो पड़ा है, ब्याना का दुर्ग में बाबर के जो सैनिक जो थे सीधे हौसला हो रहा था, पानीपत से सीधे ब्याना पहुंच गए। ब्याना में आगे थे राणा सांगा के सैनिक, उनके जाके लड़ाई होगी तो उन सैनिकों ने क्या किया, उन्हें तो ब्याना का नुए कौन बेरा था, गाड़ा में कड़को बाजना मड़ामड़ मेरे कसूते पीट दिए। वो बाबर के सैनिक थका के पिट के राणा सांगेड़ा पे उल्टे पहुंच गए आगरा कणी। ओड़ा पहुंच गए तो ओड़ा आगरा जाके बाबर के बात को भाई अपन लड़ना है, किसका गला है, खानवा का राजा जो है, खानवा के युद्ध में अपन लड़ना है, किस गला, राणा सांगा का गला लड़ना है। अब राणा सांगा के सैनिका ने बाबर के सैनिक पीट रखे, नुबला करो मरी हिम्मत है, नुबले मारे तो हिम्मत जवाब दे रही, बयाना में पिट कह रहे मारे पे कौन हिम्मत है। तब बाबर के इस में पहली बार जिहाद का नारा देव है, जिहाद का नारा देव है। बनू को मैं आज के बाद दारू कौन पीऊं, आज के बाद बीड़ी कौन पीऊं, कि मैं कौन करूं आज के बाद में। तब जिहाद का नारा देव है। जिहाद के नारे के बाद में युद्ध हुआ है, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 1527 के अंदर। अब इस युद्ध में भी सबसे बड़ा मामला क्या यह है, जो खानवा का मैदान हो गया, ठीक है। खानवा के मैदान में उरे तो बाबर खड़े है, उरब बाबर, ठीक है। उरब बाबर के सैनिक खड़े, स्त्रियां सैनिक हो गए। उरब बाबर ने जो थी तोप लगा दी थी, ठीक है, तुगलमा पद्धति के द्वारा। उरा राणा सांगा जो था उरा हाथी के ऊपर बैठा, ठीक है, सब तो ऊपर हो गया, ऊंचाई पे हो गया, वो देखा उरा इसके राणा सांगा के सैनिक हो गए। बाबर के एक रहा तुगलमा पद्धति ला कर दा बाबर, और इस तुगलमा पद्धति में क्या था, बाबर पर 20,000 सैनिक थे, 10,000 तो उरा ला दिए, 5,000 सैनिक उरा रिजर्व में रखा गया था। उरा ये चाय पानी बिस्कुट पी खाए जाते, उरा बराबर में रहा कर साइड में। अब मामला क्या हो गया, देखो लड़ाई होने लगी। बाबर की एक खास बात थी, बाबर युद्ध में 5-6 के युद्ध कराया था। राणा सांगा जो था 80 गांव थे राणा सांगा का, लेकिन राणा सांगा जो था वो आगे युद्ध करा इसके ऊपर आगे। अब जब युद्ध होने लगा तो 8-9 घंटे युद्ध चलिया, 8-9 घंटे युद्ध हो लिया। तो युद्ध होने के बाद में क्या करा, बाबर ने है ना, ये राणा सांगा का इरादा था ये तोप पे ले उड़े, इसकी सारी की सारी तोपों का बेरा था, लेकिन बाबर से आना था। बाबर ने तोप क्या करी, सारी की सारी जंजीरा गल बड़ी बड़ी बेला गल बांध ली, एक ठा होगा तो कट्ठी की सराहनी पड़ेंगे सारी। अब जब युद्ध हुआ तो 8-9 घंटे हो गए युद्ध चलते ना, तब क्या करा बाबर ने उड़ना तब मुंह खोल दिया तोपा का। ये राजस्थानी सैनिक थे, इन्हें बेचारा ने नुए कौन बेरा भाई तोप हो के है, ओ आपको बड़ो बड़ो गोड़ो आवा वो तो नू कंधे गए बेचारे, समझ में को नहीं आवा। नून तो तोपा का मुंह खोल दिया। और या जो रिजर्व सेना जो थी या पाछत लगा दी, बाबर क्या तुगलमा पत्ती थी रिजर्व सेना, देखो आगे तो गोले चला, पाछत सैनिक आवा। इस तरह से जो है खानवा के युद्ध के अंदर जो है पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। उसके बाद एक स्थान के ऊपर जो हो मारे जाते हैं। और वो लड़ाई कौन सी थी, खानवा की प्रसिद्ध लड़ाई थी, जिस लड़ाई के अंदर जो है बाबर, लेकिन बाबरनामा की अगर मैं बात करूं, बाबरनामा के अंदर बाबर की बेटी या बात कहा है कि खानवा के युद्ध के अंदर मेरा बाबू आ रहा था। 2 प्रश्न बना हुआ है, नो पूछ ले खानवा के युद्ध के अंदर कौन जीता था, सीधा डायरेक्ट पूछ ले तब आपने बाबर कहना है। अगर कोट कर दे स्पेशल की बाबरनामा के अनुसार जो था खानवा का युद्ध कौन जीता था, तो बाबरनामा के अंदर बाबर की बेटी के हवाले से लिखा हुआ कि बाबर इस युद्ध में हारा था। तो 2 प्रश्न और बनने लग रहे, दोनों चीज देख लियो, ठीक है। चलो भैया अगला प्रश्न देखो। हाल ही में मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा करी है, बताओ शाबाश। अरे मैं जमा उधेड़ के गिर दी उनने तो जमा। बाबर अकबर पूरा मुगल वंश के ऊपर लगातार नॉन स्टॉप 10 घंटे लगातार बोल सकूं जमा, बताओ शाबाश। हाल ही में मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने जो है किससे संन्यास लेने, क्रिकेट के सभी प्रारूप जो है उनसे संन्यास लेने की घोषणा किसने करी, तो मिताली राज ने घोषणा करने का काम किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था। 2019 के जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उन लोकसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश का मुख्य चुनाव अधिकारी कौन था, यह बात पूछ रखी है। तो श्रीकांत बलगढ़ था, वीएस संपत था, श्री राजीव रंजन थे या फिर हरिशंकर वर्मा थे। 2019 के चुनाव की बात है। वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो धनपत सिंह जो है वो वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। वर्तमान में कौन है, धनपत सिंह है। और जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर जो था हरियाणा का पूछ रखा, तो हरियाणा का कौन था, तो राजीव रंजन जो थे वो उस समय हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी हुआ करते थे, राजीव रंजन। सी हो जाएगा। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरी की पूरी पीडीएफ दे दी है और भी उसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, आप जीके परवीन टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। हाल ही में कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। निजी सचिव का नाम बताना जो मोदी के चुने गए हैं। दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा है, सिर्फ 299 रुपए के अंदर 9 मास्टर लाइव पढ़ाओगे। तो वो निजी सचिव कौन है, जितेंद्र शाह, विवेक कुमार, अजीत खन्ना या फिर ऋषभ नागर। तो बिल्कुल सही है, देसी फुकरे, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो विवेक कुमार जो है, ये नाम बेटा आप इतने इंटेलिजेंट हो, मेरे कहने से इस नाम को बदलने का काम करिए, शोभा नहीं देता आपको इस तरह का नाम। तो विवेक कुमार जो है, विवेक कुमार हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो विवेक कुमार। मोहित रोहिला, बिल्कुल आपका उत्तर भी सही है।
सूरदास निम्न में से कौन सी सदी के कवि हैं? सूरदास के बारे में बताना है। 1479 के अंदर फरीदाबाद का एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? सिंघी गांव है, ठीक है। और इसी सिंघी गांव को क्या कहा जाता है? साहित्यकारों की आराध्य स्थली कहा जाता है, ठीक है। साहित्यकारों की आराध्य स्थली, साहित्यकारों की आराध्य स्थली किस गांव को कहा जाता है? तो हरियाणा के किस गांव को साहित्यकारों की आराध्य स्थली कहा जाता है? तो सिंघी गांव जो है, इस सिंघी गांव को साहित्यकारों की क्या कहा जाता है? आराध्य स्थली कहा जाता है, ठीक है। लगभग के उत्तर जो है, आधे से ज्यादा लोगों के उत्तर गलत आ रहे हैं। साहित्यकारों के आराध्य स्थली किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य। किसको कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य भी, हिंदी साहित्य का सूर्य किसको कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। सूर सुरावली कुछ रचनाएं हैं, आपने याद रखनी है। सूर सुरावली, सूर सागर, सूर सागर, ब्याहलो, नल दमयंती, ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? सूरदास की। और सूरदास जो है वो कौन सी कवि के कवि है? तो कौन सी सदी के कवि है? 16वीं शताब्दी बैठेगी जब आप इसको काउंट करके देखोगे, ठीक है। तो सूर सुरावली साहित्य लहरी, साहित्य लहरी कौन लिखा? साहित्य लहरी भी इसी की कविता है, उसी की रचना है। साहित्य लहरी जो है, साहित्य लहरी, ये सारी की सारी रचनाएं हैं। सिंघी गांव के अंदर जन्म हुआ था। सिंघी गांव को, हरियाणा के सिंघी गांव को साहित्यकारों की आराध्य स्थली कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य इनको बोला जाता है। साहित्य लहरी, नल दमयंती, बेहालो, सूरसागर, सूर सुरावली, ये सारी की सारी रचनाएं सूरदास की है। सूरदास कौन सी कवि है? तो 16वीं शताब्दी के सूरदास जो है वो कवि हैं। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस की परेड का कुशल नेतृत्व करने वाली किस हरियाणवी लड़की को सम्मानित करने का काम किया है? गणतंत्र दिवस की परेड जो है, इस गणतंत्र दिवस की परेड के ऊपर जो है किस लड़की को सम्मानित करने का काम किया है? वो कौन है? सुमित्रा गोदारा है, विधि चौहान है, अंजलि रानी है, या फिर वो लड़की कौन सी है? कीर्ति यादव है। बिल्कुल सही है प्रिया लाठर, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कीर्ति यादव जो है हरियाणा के कौन से जिले की रहने वाली? तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले की बेटी कीर्ति यादव जो है, इनको गणतंत्र दिवस की परेड का कुशल नेतृत्व करने के कारण जो है किस अवार्ड से, किससे सम्मानित करने का काम किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, इन्होंने सम्मानित करने का काम किया है कीर्ति यादव, जिला रेवाड़ी। सुनील द्वारा कॉल कर ले। पिंजौर पंचकुला के पास की कौन सी नदी जो है हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है? पिंजौर जो है, पिंजौर पंचकुला के पास से हरियाणा में कौन सी नदी प्रवेश करने का काम करती है? मारकंडा, गग्घर, इंदौर या फिर दोहन। यानी पंचकुला के पास से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कौन सी नदी जो है प्रवेश करने का काम करती है, वो चीज आपने बतानी है। मारकंडे कह रहे हैं, बिल्कुल सही उत्तर आया है। मिस फिशिंग के है भाई, मोहित रोहिला, आपका भी सही उत्तर है। देखो वो नदी कौन सी है? वो नदी है गग्घर नदी। कौन सी नदी है? गग्घर नदी है, ठीक है। पिंजौर के पास में एक जगह है, जगह का नाम है मनी माजरा, ठीक है। मनी माजरा, मनी माजरा नामक स्थान जो है, उस स्थान से गग्घर नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। और हरियाणा के अंदर जो है पंचकुला वो जाती है। पंचकुला के बाद में कौन सी जगह है? पंचकुला के बाद में हरियाणा का अंबाला जो है, गग्घर नदी पंचकुला के बाद में किस स्थान को चीरने का काम करती है? पंचकुला के बाद में अंबाला जाने का काम करती है। अंबाला के बाद में कैथल जाती है। अंबाला के बाद में कड़जाव कैथल जाती है। कैथल के बाद में यह नदी कड़जाव है। फतेहाबाद में जाओ है, फतेहाबाद, ठीक है। और फतेहाबाद के बाद में कड़जाव है, सिरसा जाओ है। हरियाणा के अंदर जो है 291 किलोमीटर जो है बहने के बाद में कड़ चली जाती है। राजस्थान में चली जाओ, राजस्थान के अंदर जो है हनुमानगढ़ के पास में रेत के अंदर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज, गग्घर नदी के ऊपर जो है हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध को किस नाम से जाना पे? ओट्टू, या फिर कौन सा बांध है? वीराज या फिर ओट्टू बांध जो है वो गग्घर नदी के ऊपर हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर, ठीक है। गग्घर नदी के जो बाढ़ के मैदान जो है, तो गग्घर नदी के बाढ़ के मैदान जो है, बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना आपने, नैली कहा जाओ, ठीक है। गग्घर नदी के बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? नैली जो है गग्घर नदी के बाढ़ के मैदानों को कहा जाता है, ठीक है। गग्घर नदी की जो सहायक नदियां जो है वो कौन सी है? तो गग्घर की सहायक नदी जो है वो कौन सी है? कौशल्या और जाझरा, ठीक है। कौन सी है? कौशल्या, कौशल्या, और दूसरी कौन सी? जाझरा जो है ये गग्घर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। जब गग्घर नदी में छोटे छोटे नाले आकर गिरते हैं, और उन नालों का नाम जो है कौन से प्रमुख नाले हैं? वो नाले कौन से हैं? एक तो जोया नाम का नाला है, और दूसरा कौन सा है? शुकर नाम का नाला, ठीक है। जोया और शुकर, ठीक है। ये नाले जो है कड़ा पड़ा है, ये जो है गग्घर नदी के अंदर पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हो जाएगा, तो
चो जो है, छोटे छोटे नाले जो है उनको क्या बोला जाता है, चो बोला जाता है। तो याद होगा मनी माजरा पंचकूला पिंजौर के पास से प्रवेश करा है, पंचकूला के बाद में अंबाड़ा, अंबाड़ा के बाद में कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, फिर राजस्थान में लुप्त हो जाओ 291 किलोमीटर। नाले कौन से है, जोया और सुकर। नालों को क्या बोला जाता है, चो बोला जाओ है। बाढ़ के मैदानों को नैली बोला जाओ है। ओटो या फिर विराज बांध हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जो है जाजरा और कौशल्या जो है ये घग्गर नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो पंचकूला के अंदर कौन सी नदी प्रवेश करती है, घग्गर नदी प्रवेश करती है। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने मिल जाओगी। महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा पदक जीतने का काम किया है, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। 2023 के अंदर जो है 13वां पुरुष हॉकी विश्व कप होगा, तो आपने याद रखना 13वां पुरुष हॉकी विश्व कप जो है 2023 के अंदर भारत का उड़ीसा राज्य का जो राजधानी जो है भुवनेश्वर जो है, भुवनेश्वर के अंदर जो है ये होगा, ठीक है। तो याद रखना अपना भुवनेश्वर के अंदर क्या होगा, भुवनेश्वर शहर के अंदर जो है अभी 2023 के अंदर क्या होगा, हॉकी विश्व कप मनाने का काम किया जाएगा। तो महिला एशिया कप के अंदर जो है भारत की टीम ने किसको हराने का काम किया, जापान को हरा करके कौन सा पदक जीतने का काम किया है। श्री नाम से एक आईडी है, उसने सबसे पहले उत्तर दिया, कांस्य पदक जीतने का काम किया है। किसको हराया है, जापान को हरा करके कांस्य पदक जीतने का काम किया है भारत की महिला हॉकी टीम ने। जीतने का काम किसने किया, खिताब किसने जीता, फटाफट बताइए। तो खिताब जो है यानी महिला एशिया हॉकी कप जो है वो किसने जीता है, तो वो जीता है दक्षिणी कोरिया ने, ठीक है। दक्षिणी कोरिया जो है, दक्षिणी कोरिया ने खिताब जीतने का काम किया है मलेशिया को हराने के बाद में, ठीक है। मलेशिया को हरा करके दक्षिणी कोरिया जो है, दक्षिणी कोरिया ने इस पुरस्कार को जीतने का काम किया है। बस इतनी बात याद रखनी है। महिला एशिया हॉकी के टूर्नामेंट में भारत ने कौन सा स्थान जीता है, कांस्य पदक जीता है। किसको हराया, भारत ने जापान को हराया है। फाइनल मैच जो है वो किसने जीता है, खिताब किसने जीता, दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने किसको हरा करके जीता है, मलेशिया को हरा करके जीतने का काम किया। 2023 का पुरुष हॉकी कप कड़ खेला जाएगा तो भारत के अंदर खेला जाएगा, और भारत का वो शहर कौन सा है, तो भुवनेश्वर शहर जो है, भुवनेश्वर शहर के अंदर खेलने का काम किया जाएगा। हरियाणा राज्य में भूमि आधारित पर्यावरण के व्यवस्थित भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य से इसे प्राकृतिक स्थलाकृति के रूप में कितने भागों में सीमांकित करने का काम किया है। फटाफट इस प्रश्न को देखने का काम करिए, फटाफट देखने का काम करिए इस प्रश्न को। तो कितने क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक, नो पूछ रहे क्या भाई, बिल्कुल। तो भौगोलिक क्षेत्र से कितने भागों में बांटने का काम किया हरियाणा प्रदेश को, 6 भागों में बांटने का काम किया। यो बात यह पूछने लग रहा है, ठीक है। हरियाणा के किस गांव में मास्टर चंदगी राम के बने अखाड़े को हरियाणा सरकार ने सील करने का काम कर दिया है। मास्टर चंदगी राम हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा नाम है कुश्ती के अंदर, और इनके अखाड़े को सील करने का काम कर दिया है। और ये हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े गांव के अंदर शामिल हरियाणा के हिसार जिले के सिसाए गांव जो है, हिसार जिले के सिसाओ गांव में जो है मास्टर चंदगी राम के अखाड़े को हरियाणा सरकार ने सील करने का काम कर दिया है। उस नेटवर्क को चुने जो दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। भाई ये प्रश्न तो कंप्यूटर का हकड़ा घेर दिया। उस नेटवर्क को चुनने का काम करना है, जो नेटवर्क काम क्या करता है, दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। लैन, मैन, इंटरनेट या फिर वैन, उस नेटवर्क का नाम चुनना है। डी, वेरी गुड, वैन करें आधे से अधिक लोग। प्रश्न देखो, दुनिया भर का लिख रखा है, दुनिया भर का। 2 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना तो शायद लैन हुआ, इतना तो मैंने बेरा को नहीं, लाभ सिंह ने गणा बेरा इस बात का। लेकिन दुनिया भर के कंप्यूटर, एक अमेरिका में एक कंप्यूटर अपने हिसार में रहा, तो वो कुकर जुड़ेंगे, तो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ेंगे। तो दुनिया के वो नेटवर्क कौन सा है, तो इंटरनेट के माध्यम से जो है कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम किया जा सकता है। लाला लाजपत राय की जयंती जो है वो कब मनाई जाती है। लाला लाजपत राय की जयंती, जिनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, हिसार जिनकी कर्म भूमि रही है, 2 जनवरी, 28 जनवरी, 30 अप्रैल या फिर 22 दिसंबर को लाला लाजपत राय की जयंती का नाम आपने बताना, तो फटाफट बताने का काम करिए। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1894 के अंदर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करने का काम किया था, ठीक है। एक लक्ष्मी नाम की बीमा कंपनी भी इन्होंने चलाने का काम किया था, ठीक है, लक्ष्मी नाम की बीमा कंपनी। हिसार इनकी कर्म भूमि रहा है। हिसार को छोड़ करके उसके बाद वो फिर लाहौर चले गए थे, बिल्कुल सही है। 28 जनवरी 1865 को इनका
पाकिस्तान पंजाब के लाहौर के अंदर, पंजाब जो है वर्तमान पंजाब जो है, उसी पंजाब के अंदर जो है 28 जनवरी 1865 को जो है लाला लाजपत राय का जन्म हुआ था। बाद में 30 नवंबर 1928 को सांड्रस की हत्या करने के विरोध में अंग्रेजों ने लाठियों से पीट पीट करके लाला जी की हत्या कर दी थी। उनके कथन बड़ा फेमस है कि मेरे शरीर के ऊपर लगी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। ये कथन किसके हैं? लाला लाजपत राय के कथन है। लक्ष्मी बीमा कंपनी जो है ये किसने शुरू की थी? पंजाब नेशनल बैंक की शुरुआत भी किसने करी थी? लाला लाजपत राय के द्वारा शुरू करने का काम किया था। लाला लाजपत राय की ससुराल कोई आपसे पूछता है तो हरियाणा का हिसार जिला जो है, हिसार जिले के अंदर जो है राधानगर के अंदर लाला लाजपत राय की ससुराल हुआ करती थी। मालगुडी डेज रचना जो है ये किसकी रचना है और इसमें मालगुडी जो है वो क्या है? एक रेल का नाम है, काल्पनिक शहर है, किताब का नाम है या लेखक के घर का नाम है? तो इसको लिखने का काम किसने किया था? मालगुडी के अंदर। रेल कह रहे हैं, गलत उत्तर है मिस्ट्री आपका। मालगुडी रेल कह रहे हैं वो अलग चीज है जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं आप किताब कह रहे हैं। आर के नारायण ने इस किताब को लिखने का काम किया था। बड़ी फेमस किताब है आर के नारायण। ठीक है, इसके अंदर मालगुडी जो है वो एक काल्पनिक शहर है। ठीक है, मालगुडी क्या है? काल्पनिक शहर है कि है आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है और क्या ना क्या है, ये काल्पनिक शहर है। बस इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। गणतंत्र दिवस 2022 पर राज्यपाल ने हरियाणा के कौन से जिले के अंदर राष्ट्र ध्वज फहराने का काम किया है? हरियाणा प्रदेश के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, आपने याद रखना है। आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद से लोकसभा के सांसद हुआ करते थे। मोदी सरकार के वन पार्ट के अंदर श्रम एवं रोजगार मंत्री हुआ करते थे। हरियाणा प्रदेश के 18वें राज्यपाल हैं। इससे पहले वो राज्यपाल कहां के रह चुके हैं? तो याद रखना अपने हिमाचल प्रदेश के 27वें राज्यपाल थे। और इन्होंने जो है गणतंत्र दिवस के ऊपर तिरंगा फहराने का काम कड़ा कराया था। तो याद रखना हरियाणा का पंचकुला जिला जो है, पंचकुला जिले के अंदर इन्होंने क्या किया था? तिरंगा फहराने का काम किया था। ठीक है, पंचकुला जिला जो था। दीपचंद का जन्म किस जिले से संबंध है? ठीक है, तो याद रखना आपने पंडित दीपचंद जो है किसके शिष्य हुआ करते थे? तो छाजूराम के शिष्य हुआ करते थे। ठीक है, छाजूराम हरियाणा का एक जिला है जिस जिले को क्या कहा जाता है? सांगियों की धरती कहा जाता है। और सांगियों की धरती कौन से जिले को कहा जाता है? वो सोनीपत जिला है जिसको सांगियों की धरती कहा जाता है, क्योंकि वो जिला सोनीपत ही था जिसके अंदर किस किस का? पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित मांगेराम, पंडित दीपचंद, इन सारे महान लोगों का जन्म कहां हुआ था? तो हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर हुआ था। चाहे जाट मेर सिंह की बात करूं तो सांगियों की धरती के नाम से किसको जाना जाता है? सोनीपत को जाना जाता है। इनकी जो शैली का जिक्र किया था, दो तरह की शैली है। एक तो नर्तकी, जो दो शैली जो है इन्होंने, एक तो कीर्तन शैली थी और दूसरी कौन सी शैली थी? नौटंकी शैली। ठीक है, दो शैलियों के परिमार्जन के रूप में इनको जाना जाता है। कौन सी शैली है? एक तो है नौटंकी शैली। ठीक है, नौटंकी शैली, और दूसरी कौन सी है? कीर्तन शैली के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, छाजूराम इनके क्या थे? गुरु थे। और हरियाणा के कौन से? सोनीपत जिले का सेरी खांडा गांव जो है, सेरी खांडा गांव के अंदर दीपचंद का जन्म हुआ था। हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का कालिदास भी किसी शख्स को कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने हर वर्ष किस तारीख को उद्यमी अवार्ड देने का निर्णय लिया गया है? उद्यमी अवार्ड जो है हरियाणा सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को देने का निर्णय लिया गया है? सोनीपत से तहसील मेरी, रोहतक जिला मेरा। उद्यमी अवार्ड जो है 15 मार्च, 29 जून, 26 जनवरी या फिर 2 दिसंबर। तो हरियाणा सरकार ने जो है आईटीआई से जो नए नए युवा निकल करके बाहर जाओ हैं और वो उद्योगों के अंदर जब युवा उद्योगी जो है वो सेट होते हैं, तब उनको एक अवार्ड देने का काम किया गया है, युवा उद्यमी पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार जो है प्रत्येक साल हरियाणा सरकार जो हो 26 जनवरी को देने का काम करेगी। कब दिया जाएगा? 26 जनवरी को। लेकिन ये आईटीआई वाले मेरे खूंडे हैं। ठीक है, तो याद रखना, तो 26 जनवरी को जो है उद्यमी अवार्ड देने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा कराया जाएगा। पीडीएफ जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपने पूरी की पूरी मिल जाओगे। ठीक है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा कौन से मानसून से होती है? पश्चिमी तट के ऊपर बताइए शाबाश। पश्चिमी तट जो है भारत का ये हो गया कौन सा? पूर्वी तट हो गया। इधर कौन सी दिशा? तो पश्चिमी तट हो गया। जो पश्चिमी तट के ऊपर जो है वर्षा हुआ वो कौन से मानसून से होती है? उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से, दक्षिण पूर्व से या फिर दक्षिण पश्चिम से। तो याद रखना है सी गलत है। श्री नाम से आईडी सबसे पहले उत्तर दिया। नीरज आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है। सोनिया शर्मा, गजेंद्र कपूर बिल्कुल। दो पूरे कौन से होगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अब भारत के पश्चिमी तट के ऊपर वर्षा जो है किससे होती है? खासतौर पर जो गर्मियों की जो मानसून, गर्मियों में जो बारिश होगी जो वो किससे होगी? दक्षिणी पश्चिमी मानसून होती है, उससे जो है क्या होती है? बारिश होने का काम होता है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाओगा। अगला प्रश्न देखिए,
किस दिन को प्रतिवर्ष बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा, वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी गई है? भारत सरकार के द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में कौन से दिन को मनाने की घोषणा करी गई है? वो दिन 26 नवंबर है, 26 अक्टूबर है, 26 दिसंबर है, 26 मार्च है? फटाफट बताने का काम कर। हेलो, बताओ शाबाश। 26 दिसंबर कह रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बिल्कुल सही है आपका उत्तर। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे जो थे उनको दीवार में चिन्हवाने का काम किया गया था। और मोदी सरकार जो है गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में 26 दिसंबर को कौन सा दिन भारत में मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, वीर बाल दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा मोदी सरकार के द्वारा करी गई है। वो तारीख याद रखनी है। तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जो है वो करवाया जाएगा। ठीक है, वीर बाल दिवस के रूप में गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की याद के अंदर जो है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा होती है? सर्दियों में भारत के कौन से राज्य के अंदर अधिक बरसात होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा? सर्दियों के अंदर भारत के कौन से राज्य के अंदर अधिक बारिश होती है? बिल्कुल सही है, सर्दियों के अंदर जो है भारत का तमिलनाडु राज्य जो है, तमिलनाडु राज्य के अंदर सर्दियों के मौसम में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत के अंदर। गणतंत्र दिवस 2022 के समारोह के अंदर जो है हरियाणा की झांकी का थीम क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर के अंदर आप इसको लगा सको हो। तो गणतंत्र दिवस के ऊपर जो है अब की बार हरियाणा प्रदेश की जो झांकी निकाली गई थी, उस झांकी के अंदर यह पूछ रखा है कि हरियाणा प्रदेश का थीम क्या था? मारी छोरी चोरों से कम नहीं, या फिर देसी हरियाणा, या फिर खेलों में नंबर 1 हरियाणा, या फिर खेल नर्सरी हरियाणा? तो यह आपने ध्यान रखना है कि जो हरियाणा प्रदेश जो है, हरियाणा प्रदेश की महत्वपूर्ण चीज जो है, हम किसके अंदर खेलों के अंदर आगे हैं? टोक्यो ओलंपिक के अंदर 7 मेडलों में से 4 मेडल जो थे वो हरियाणा प्रदेश की भूमि के अंदर जन्मे वीरों ने जीतने का काम किया था। और जो अब की बार जो गणतंत्र दिवस की झांकी जो थी, उस झांकी के अंदर खेलों को ही प्रदर्शित करने का काम किया गया था। और हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे खिलाड़ी जो थे उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। तो आपने ध्यान रखना, खेलों में नंबर 1 हरियाणा जो है, हरियाणा खेलों में नंबर 1। रट्टा मार लियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, रट्टा मार लियो बेसिक इसका है। तो झांकी क्या थी? 73वां गणतंत्र दिवस अब की बार हमने मनाने का काम किया था 2022 के अंदर। और 73वें गणतंत्र दिवस के ऊपर जो है हरियाणा जो है खेलों में नंबर 1, ये हरियाणा प्रदेश का थीम था। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। जे किसी भी प्रोग्राम का थीम तारा ध्यान में नहीं रहा, पिछले दौरानों करे गए हैं आज तो जमा ठीक नहीं आवा है। अगर उसमें एक ऑप्शन है आजादी का अमृत महोत्सव, तुक्का मारना पड़ जाओ तो बेशक आजादी का अमृत महोत्सव तुक्का मार जियो। गणित उनके अंदर 70 से 80-85% तक वो तुक्का फिट पाओगा। आजादी का अमृत महोत्सव जे नहीं आंदा हो तो नु को नहीं कदे आंख बंद करके नु कहे मास्टर ने बताया था वो ला दू ना। जे जमा कन्फर्म हो फिर तो कर दियो, जे कन्फर्म नहीं हो, डाउट हो तो कोई भी थीम पूछ ले, क्योंकि लगभग 70% बंद देखे आजादी का अमृत महोत्सव थीम पाओगा लगभग का। ठीक है, तो खेलों में हरियाणा खेलों में नंबर 1 जो था वो गणतंत्र दिवस 2022 का क्या था? थीम था। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा भारत में कहां पर होती है? निवर्तन का मतलब होता है लौटना, यानी जब मानसून जो है बारिश करके वापस लौटने का काम करती, तो उससे सबसे अधिक बरसात जो है वो भारत के कौन से नगर के अंदर होती है? वो बंबई है, वो दिल्ली है, वो चेन्नई है, या फिर वो कोलकाता है? कौन सी जगह के ऊपर होती है? ठीक है, जो मानसून के एक बार मानसून चलेगी, जब मानसून वापस लौटने का काम करती है, तो उस वापस लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानसून निवर्तन कहते हैं। और ये जो मानसून लौटने का काम करता है, भारत का राजस्थान राज्य जो है, राजस्थान राज्य से वापस लौटने का काम करता है। लगभग जो 1 सितंबर होता है, 1 सितंबर से मानसून वापस से लौटना शुरू कर देता है, और 15 अक्टूबर तक जो है मानसून वापस लौट आता है। लगभग आप एक चीज देखिए, जब मानसून वापस लौटता है तो तब कहीं भी बारिश नहीं करता, लेकिन अपवाद के तौर पर तमिलनाडु के जो तटीय इलाके हैं, तमिलनाडु के तटीय इलाकों के अंदर मानसून वापस लौटते समय बारिश करता है। और वो जगह कौन सी है? चेन्नई जो है, चेन्नई के अंदर जो है मानसून जब लौटता है तो चेन्नई के अंदर जो है सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए मानसून आ गई और मानसून के नए कारण अचानक से जब बरसात होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट। क्या बोला? हाँ, अचानक से वर्षा होती है उसको क्या बोलते हैं? मानसून का प्रस्फोट बोलते हैं। जब मानसून के कारण अचानक से वर्षा हो जाती है उसको क्या बोला? हाँ, मानसून का प्रस्फोट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है,
फटाफट सेशन को सारे के सारे अलग अलग भाई लाइक कर दिया करो। कृष्ण देवराय जो है वो किस वंश से संबंध रखता है? जैसे हिंदुस्तान के अंदर वीर शिवाजी का नाम आपने सुना है, इसके अलावा महाराणा सांगा का नाम सुना, महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना, उसी तरह का जैसे हर्षवर्धन का नाम उत्तर भारत में सुना है, दक्षिण भारत के अंदर उसी तरह का एक महान शासक था जिसका नाम है कृष्ण देवराय प्रथम। और कृष्ण देवराय प्रथम जो है बड़े महान शासकों के अंदर इस महान शख्स की गिनती होती है। 1509 से लेकर के 1529 तक इसने हिंदुस्तान के ऊपर दक्षिण भारत के अंदर जो है इसने शासन करने का काम किया था। ये किस नगर का शासक था? तो आपने याद रखना, विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य का शासक हुआ करता ये। और किस वंश का शासक था? तो ये आपने याद रखना, तुलु वंश का शासक हुआ करता था। ठीक है, तुलु वंश का शासक था। ये बहुत बड़ा अपने समय का इतिहासकार रहा है। तेलुगु भाषा के अंदर इसने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या है? अमुक्त मालयद। ठीक है, अमुक्त मालयद। ठीक है, और इसके दरबार के अंदर जो थे 8 दरबार, 8 इतिहासकार रहा करते थे। अष्ट दिग्गज जो थे वो किसके दरबार में रहा करते थे? अष्ट दिग्गज जो है वो कृष्ण देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान क्या रहा करते थे? अष्ट दिग्गज रहा करते थे, तेलुगु साहित्यकार हुआ करते थे। बाराबोसा एक विदेशी यात्री था, बाराबोसा। बाराबोसा जो था विदेशी यात्री किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो बाराबोसा जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आपने याद रखना, कृष्ण देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान जो था बाराबोसा हिंदुस्तान के अंदर आया था। संस्कृत भाषा का भी ये बहुत बड़ा विद्वान था और संस्कृत के अंदर भी इन्होंने किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है जाम्बवंती कल्याण। ठीक है, जाम्बवंती कल्याण जो नाम की किताब जो है इस बंदे ने संस्कृत भाषा के अंदर लिखने का काम किया था। अमुक्त मालयद जो है वो इसने कौन सी भाषा में लिखा था? अमुक्त मालयद जो है तेलुगु भाषा के अंदर लिखने का काम किया था। तेनालीराम के किस्से हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो तेनालीराम जो था इसी के अष्ट दिग्गजों के अंदर शामिल था। तेनालीराम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और उसी की नकल करते हुए उत्तर भारत के अंदर अकबर क्या करता? अकबर अपने पास में बिरबल को रखने का काम करता है। उसी की तेनालीराम की नकल थी। नकल के बाद में बिरबल को जो था अकबर ने क्या किया था? रखना शुरू किया था। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो तुलु वंश का शासक था, विजयनगर साम्राज्य का बहुत बड़ा महान शासक था। भारत का प्रथम सर्वेयर कर्नल कोलिन मैकेंजी जो था वो कब नियुक्त किया गया था? कर्नल कोलिन मैकेंजी जो था एक इतिहासकार था। इतिहासकार तो पुरातत्व वैज्ञानिक था, यानी जो धरती वगैरह खोदना पे कुछ प्रमाण मिला है उसका बहुत बड़ा वो ज्ञाता था कर्नल मैकेंजी जो था। एक प्रश्न देखा था मैंने, हम्पी की खोज सबसे पहले किसने करी थी? यो तो बंदा 1815 के आसपास भारत आया है और तब इसने हम्पी की खोज करी है। अरे मूर्ख व्यक्ति, हम्पी इसके आने से पहले हजारों साल पहले हम्पी जो थी वो अस्तित्व के अंदर था। मैकेंजी के आने से पहले इस दुनिया के अंदर हमने लगभग 9,500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता को देखने का काम किया है। वास्को डी गामा के 8,500 साल पहले इस देश के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता थी, लेकिन फिर भी हमें उल्टा पढ़ा जाता कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज करने का काम किया था। तो 1815 वो तारीख है। 1815 के अंदर जो था कर्नल कोलिन मैकेंजी जो था वो भारत का पहला सर्वेयर चुना गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था ये और इसको भारत का पहला क्या चुना गया था? भारत का पहला सर्वेयर चुनने का काम किया गया था। कौन सा यात्री भारत के अंदर ही आकर बस गया था? मनुकी नाम का यात्री था, हिंदुस्तान के अंदर आया था और जिला गया, तो मनुकी जो था वो हिंदुस्तान के अंदर ही बस गया था। महाभारत का समालोचन संस्करण किसके नेतृत्व के अंदर तैयार किया गया था? समालोचन संस्करण का मतलब यहां पर क्या है कि महाभारत का एक अंतरराष्ट्रीय अनुवाद अंग्रेजी भाषा के अंदर तैयार करने का काम किया गया था और उसके तहत महाभारत जो है उसको पूरे दुनिया के अंदर दिखाने का काम किया गया था। किसके नेतृत्व के अंदर? महर्षि वाल्मीकि के अंदर। ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि महर्षि वाल्मीकि तो बहुत पहले आ चुके हैं और इसके बाद वीएस सुकथांकर या फिर ऋषि वेदव्यास, रिधि वेदव्यास ने तो कृष्णदेवराय महर्षि वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र के अंदर सरस्वती नदी के तट के ऊपर भगवान गणेश के कहने से किसकी रचना करने का काम किया था? महाभारत की रचना करने का काम किया था। लेकिन महाभारत का समालोचन संस्करण जो था वो वीएस सुकथांकर जो था इनके नेतृत्व के अंदर लॉन्च हुआ था। किसके नेतृत्व के अंदर हुआ था? वीएस सुकथांकर जो है इनके उसके नेतृत्व के अंदर जो था महाभारत का जो था समालोचन संस्करण जो था साल 1927 के अंदर इसको शुरू करने का काम किया गया था वीएस सुकथांकर के नेतृत्व के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद को मुकुट का नगीना कहा जाता है? यानी भारत की ऐसी मस्जिद कौन सी है जिसको क्या कहा जाता है? मुकुट का नगीना कहा जाता है। फटाफट बताने का काम करिए, भारत की ऐसी मस्जिद कौन सी है जिसको क्या कहा जाता है? मुकुट का नगीना कौन सी मस्जिद को कहा जाता है? जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, मुकुट का नगीना भारत की कौन सी मस्जिद को कहा जाता है? चेरामन जुमा मस्जिद जो है भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों के अंदर शामिल है, चेरामन जुमा मस्जिद। और ये जो मस्जिद जो है बहुत पहले बनाई गई थी। इसके बाद कुवैत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली की, उस मस्जिद को भी ऐसा माना जाता है। बहुत सारे इतिहासकार भारत की पहली मस्जिद जो है कुवैत उल इस्लाम मस्जिद को बताने का काम करते हैं। अब फटाफट मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताने का काम करिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।
जामा मस्जिद, मोती मस्जिद या शाह हमदान मस्जिद या फिर अतिया मस्जिद। तो याद रखना है कि वो मस्जिद जिसको मुकुट का नगीना कहा जाता है वो मस्जिद कौन सी है? शाह हमदान मस्जिद। ये जो शाह हमदान मस्जिद जो है श्रीनगर एक जगह है जम्मू कश्मीर के अंदर, और श्रीनगर जो है खुद कौन सी नदी के किनारे? तो आपने याद रखना श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे, और इसी झेलम नदी के किनारे शाह हमदान मस्जिद है। कई बार पेपर में पूछ ले शाह हमदान मस्जिद कौन सी नदी के किनारे है, तो आपने याद रखना शाह हमदान मस्जिद जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। एक सुल्तान हुआ करता था, सुल्तान सिकंदर, सिकंदर नाम के सुल्तान जो था, इस बंदे ने इसको बनाने का काम किया था। ठीक है। एक सैयद हुआ करता था, सैयद अली, सूफी संत था जिसका नाम था सैयद अली शाह हमदान। सैयद अली शाह हमदान जो था, इसके नाम के ऊपर जो था इसने क्या किया था? शुरू किया था। रजत कुमार गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ा रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुकुट का नगीना कौन सी मस्जिद को बोला जाता है? तो याद रखना शाह हमदान मस्जिद। मुकुट हिंदुस्तान का ऊपर है, हिमालय है, और ऊपर जो मस्जिद है इसलिए इस मस्जिद को मुकुट का नगीना बोला जाता है। श्रीनगर के अंदर झेलम नदी के किनारे जो है ये है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर बताइए, झेलम नदी का पानी कौन सी झील के अंदर जाकर गिरता है? उस झील का मीठा पानी। फटाफट उस झील का नाम बताइए मेरे को, फटाफट बताइए कौन सी नदी, कौन सी झील है वो? किसने कहा था कि भारतीय संविधान जो है उधार लिए गए सिद्धांतों का थैला है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बैग ऑफ बोरोड थिंग्स। ये बात किस व्यक्ति ने कही है कि भारत का संविधान जो है वो उधार ली गई वस्तुओं का थैला है? क्योंकि भारत का संविधान जो है आप सभी को पता है, एक कानून हिंदुस्तान के अंदर लागू हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और भारत सरकार का जो भारत का संविधान जो है लगभग उसका 70% हिस्सा जो है हमने कहां से लेने का काम किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संविधान का 70% हिस्सा हमने यूं का उठाने का काम कर लिया, थोड़ा बहुत बदलाव किया है। बाकी का जो 30% हिस्सा जो है हमने दुनिया के विभिन्न देशों से लेने का काम किया, जैसे अमेरिका से कुछ ले लिया, इंग्लैंड से कुछ ले लिया, कनाडा से जैसे हमने संघीय ढांचा लेने का काम किया, अलग अलग देशों से लेने का काम किया। तो एक व्यक्ति था जिसने ये बात कही थी कि भारत का संविधान उधार ली गई वस्तुओं का थैला। वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था के.टी. शाह। के.टी. शाह ने बात कही थी कि भारत का संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का थैला है। पुणे के अंदर आयोजित राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है? राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप जो है, इस चैंपियनशिप के अंदर किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया? वो खिलाड़ी कौन है? एकता लांबा है। वो खिलाड़ी कौन है? पूजा सांगवान है। वो खिलाड़ी रेणु भाटिया है, या फिर वो खिलाड़ी कौन है? स्वाति सिंह है। तो फटाफट उस खिलाड़ी का नाम बताइए। हरियाणा के चरखी दादरी जिले से संबंध रखती है। शहीद अमरचंद इनके पिता जो थे, शहीद अमरचंद जो है इनके पिता थे, और वो पिछले दिनों शहीद हो गए थे। शहीद अमरचंद उन्हीं की बेटी है। और हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखती है? तो हरियाणा के चरखी दादरी जिला जो है, चरखी दादरी जिले से वो संबंध रखते हैं। ठीक है, चरखी दादरी। ठीक है, और चरखी दादरी जो है सांगवान गोत्र जो है चरखी दादरी के अंदर बहुलता है, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो। तो पूजा सांगवान जो है, पूजा सांगवान ने कौन सा मेडल जीतने का काम किया है? राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप जो थी पुणे के अंदर आयोजित थी, इसके अंदर चरखी दादरी की पूजा सांगवान ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीतने का काम हरियाणा की इस बेटी ने किया है। मसौदा संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हुआ करते थे? मसौदा संविधान जो था, मसौदा संविधान के अंदर जो है कुल कितने अनुच्छेद थे? अगर मैं मसौदा संविधान की बात करूं यहां पर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता के अंदर एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। उसी प्रारूप समिति कहा जाता है, उसी को मसौदा समिति कहा जाता है, उसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। और सबसे पहले जो प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति के अंतर्गत आपने एक चीज ध्यान रखनी है, प्रारूप समिति के अंतर्गत जब वी.एन. राव जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे, उन्होंने 240 अनुच्छेद देने का काम किया था और 13 अनुसूची देने का काम किया था। और जब संविधान सभा की जो प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति ने जब संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपने का काम किया था, जब पहला ही प्रारूप, और उस पहले प्रारूप के अंदर कितने अनुच्छेदों की संख्या थी? 315 थी। तो इसलिए जो है मसौदा संविधान के अंदर कितनी संख्या थी? 315 अनुच्छेद हुआ करते थे। और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो अनुसूचियों की संख्या मसौदा संविधान के अंदर कितनी थी? तो 8 अनुसूची थी। 315 अनुच्छेद हुआ करते थे मसौदा संविधान के अंदर। बस इतनी सी चीज आपने ध्यान रखनी है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा है। पोस्टर के ऊपर क्लिक करोगे, जो आपने बैच चाहिए सो ऐप है, जो पोस्टर देखा पोस्टर पर क्लिक कर दे आपने, बाय नाउ मिल जाओगा। पीछे बरोबर दे आपने, बहुत सस्ती कीमत के ऊपर लाइव क्लास सारे के सारे मिल जाओगे आपने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के किस जिले में पहला प्रदूषण रहित तो शुगर मिल बनाने का काम किया जा रहा है? बताओ शाबाश। हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाने का काम किया जा रहा है? प्रदूषण रहित शुगर मिल वो जिला रोहतक है, वो जिला करनाल है, या फिर वो जिला अंबाड़ा है, या फिर महर्षि पाणिनि की धरती वो जिला कौन सा है? वो जिला पानीपत है।
तो प्रदूषण रहित शुगर मिल जो है वो क्या किया जाएगा, एथेनॉल जो है एथेनॉल बनाने का काम किया जाएगा, ताकि जो एथेनॉल का प्रयोग जो है पेट्रोल और डीजल के अंदर प्रयोग किया जा सके। तो आपने ध्यान रखना है हरियाणा की पहला संविधान दे पकड़ लियो भाई उसने, तो पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल जो है वो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर लगाने का काम किया जा रहा है। हरियाणा का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट वो कौन से जिले के अंदर लगाया गया, तो हरियाणा का पहला ग्रीन एनर्जी प्लांट जो है वो हरियाणा का रेवाड़ी जिला जो है, रेवाड़ी जिले के अंदर जो है पराली से बिजली बनाने का काम रेवाड़ी के अंदर किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ निम्नलिखित में से कौन से शब्दों से होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का जब मैं जिक्र करता हूं तो याद करिए 13 दिसंबर 1940 को 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के अंदर भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान के बारे में बताने का काम किया था। और जो 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण जो था, उसी भाषण को बाद में क्या कर लिया गया था, उसी भाषण को बाद में 22 जनवरी 1947 वो तारीख थी जो भारत के संविधान की प्रस्तावना के तहत शामिल करने का काम कर लिया गया था। यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना को कब अंगीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को भारत के संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार करने का काम किया गया था। और भारत के संविधान की प्रस्तावना जो हो हम भारत के लोग जो है यहां से शुरू होती है और खत्म कब होती है, 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया। इसके ऊपर जाकर के संविधान की प्रस्तावना जो है वो खत्म होती है, हम भारत के लोग यहां से शुरू होती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान के बारे में बताती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा था, संविधान की आत्मा कह करके पुकारने का काम किया था, संविधान का हृदय इसको कह के पुकारने का काम किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय या संविधान की कुंजी किसको कहा, तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जबकि नेहरू ने किसको कहा, तो प्रस्तावना को नेहरू ने कहा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो तब भारत के संविधान के अंदर 42वां संविधान संशोधन किया था 1976 के अंदर, और तब 3 शब्द जोड़ने का काम किया गया था, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। ये 3 शब्द जोड़े गए, यानी संविधान की प्रस्तावना के अंदर एक बार संशोधन हुआ है। और वो तारीख कौन सी है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, इसलिए इसको भारत का लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना की अगर मैं बात करता हूं तो अगर प्रश्न आ जाओ कि दुनिया में सबसे पहले किस संविधान में प्रस्तावना को अडॉप्ट किया गया था, तो अपने याद रखना सबसे पहले अमेरिका के संविधान के अंदर जो था प्रस्तावना को अडॉप्ट किया गया था। भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है, तो अपने याद रखना प्रस्तावना की भाषा जो थी वो हमने कौन से देश से लेने का काम किया है, प्रस्तावना और संवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची संविधान में हमने कहां से लेने का काम किया, ऑस्ट्रेलिया से लेने का काम किया है। प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देगा, अगर प्रश्न पूछ ले कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के शब्द कहां से लिए गए हैं, तो शब्द अमेरिका से लिए गए हैं, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, दोनों चीज अलग अलग है। ठीक है, तो हम भारत के लोग यहां से शुरू होती है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया, यहां पर जाकर के क्या होती है, खत्म होती है। हरियाणा के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2022 से सम्मानित करने का काम किया गया है। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है लगभग 128 लोगों को पद्मश्री जो है, पद्मश्री अवार्ड से गणनीय रुक जा रहे हैं। ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया गया। उसमें हरियाणा प्रदेश के कितने व्यक्तियों को सम्मानित करने का काम किया है, वो व्यक्तियों की संख्या 3, 4, 5 या फिर 6। मैं फटाफट नाम लिखूंगा, तब तक आप गिनती आप मेरे को बताते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं, तो हरियाणा के पानीपत जिले से संबंध रखते हैं। दूसरा नाम किसका आता है, दूसरा नाम आता है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है जिनका नाम क्या है, सुमित अंतिल। सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत जिला जो है, सोनीपत जिले से संबंध रखते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है, लगभग सारे के सारे सही जा रहे हैं। तीसरा नाम आता है ओम प्रकाश गांधी का। ओम प्रकाश गांधी जो है, इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, समाज सेवा के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। ठीक है, नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल दोनों को खेलों के लिए इस अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला नाम आता है मोतीलाल मदान का। 3 हो गए, चौथा नाम किसका आता है, मोतीलाल मदान। मोतीलाल मदान जो है, मोतीलाल मदान को किस क्षेत्र में दिया गया, तो मोतीलाल मदान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इस पुरस्कार को देने का काम किया गया है। और 5वां और अंतिम पुरस्कार किसको दिया गया, 5वां और अंतिम पुरस्कार जो है वो राघवेंद्र तंवर को दिया गया। ठीक है, और राघवेंद्र तंवर को यह पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला, तो आपने याद रखना वो क्षेत्र कौन सा है, शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र के अंदर इस पुरस्कार को दिया गया। ठीक है, तो आपने टोटल कितने नाम, तो 5 लोगों को हरियाणा के अंदर जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का काम किया गया। ठीक है, कितने आदमी है,
5 आदमी है। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा याद रखना अपने खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल जीता था। सुमित अंतिल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, ओम प्रकाश गांधी को समाज सेवा में, मोतीलाल मदान को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, राघवेंद्र तंवर को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से भारत के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित करने का काम किया गया है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगती तो सारे सारे लाइक कर दीजिएगा। पीडीएफ इस क्लास के तुरंत बाद आपको मिल जाएगी। प्रस्तावना भारत को क्या घोषित करती है? सीमित राजतंत्र, समाजवादी राज्य, या फिर लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर कुलीन गणतंत्र गणराज्य। कुलीन तंत्र भी नहीं हो सकता, समाजवादी राज्य थोड़ा बहुत है, सीमित नहीं हो सकता। तो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है क्या घोषित करती है? लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने का काम करती है। ठीक है, 2-3 प्रश्न है, फटाफट आप लिख लीजिएगा। हरियाणा करंट अफेयर के प्रश्न है, और हरियाणा करंट अफेयर के प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपको बताने का काम कर रहा हूं। सबसे पहला लिखिए फटाफट, भारत की हॉकी टीम का कोच जो है किसे नियुक्त किया गया है? भारत की हॉकी टीम का कोच, ठीक है, हॉकी टीम का कोच जो है किसको नियुक्त करने का काम किया? तो सिरसा जिले के सरदारा सिंह। ठीक है, कौन है? सिरसा जिले के सरदारा सिंह जो है, जो पहले भारत की हॉकी की टीम के कप्तान थे, उनको भारतीय हॉकी टीम का क्या नियुक्त करने का काम किया है? तो कोच नियुक्त करने का काम किया गया। ठीक है, हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र, हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र, हरियाणा प्रदेश का पहला कौशल वृद्धि केंद्र कहां पर खोला गया है? अगर किसी को आता है तो फटाफट कमेंट करके बताइए। हरियाणा प्रदेश का पहला कौशल वृद्धि केंद्र फटाफट बताने का काम करिए। हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष, हरियाणा हैंडबॉल एसोसिएशन, इसका अध्यक्ष किसको चुना गया? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बताओ शाबाश। मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021, मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021, मिस इंडिया यूनिवर्स 2021, मिस यूनिवर्स लिख लो इसकी जगह, मिस यूनिवर्स। जो लारा दत्ता और सुष्मिता सेन की जगह वो कौन आ जाएगी? वो कौन है? चंडीगढ़ की हरनाज संधू को चुना गया। ठीक है, तो सरदारा सिंह हो गया। हरियाणा का कौशल वृद्धि केंद्र कड़ा खोला गया, तो हरियाणा का जो जींद जिले का उचाना जो है, जड़ता दुष्यंत चौटाला विधायक है, वहां से वो कराया गया है। हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको चुना गया? तो आपने याद रखना है, दिग्विजय सिंह चौटाला को हैंडबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुनने का काम किया गया है। ठीक है, और डिंकी जैन जो है वो चुनी गई है, डिंकी जैन वो चुनी गई मिसेज इंडिया। और मिस यूनिवर्स किसको चुना गया है? तो हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स चुनने का काम किया गया है। किस हरियाणवी को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने का काम किया है? यानी वो हरियाणा प्रदेश का वो व्यक्ति कौन है जिसको, बताइए शाबाश, जिसको क्या दिया गया है? परम विशिष्ट सेवा पदक। तो परम विशिष्ट सेवा पदक जो है आर्मी के लोगों को दिया जाता है, और ये हरियाणवी जो है वो राजपुताना राइफल जो है, ठीक है, राजपुताना राइफल के सदस्य है ये। और वो हरियाणवी कौन है? तो आपने याद रखना, नीरज चोपड़ा को जो है आर्मी के अंदर सूबेदार के रैंक के ऊपर तैनात करने का काम किया गया है राजपुताना राइफल्स के अंदर, और सेना ने इसको विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित करने का काम किया। ठीक है, नीरज चोपड़ा को कौन सा पदक दिया है? तो नीरज चोपड़ा को जो है परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजने का काम आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा किया गया है। भारत में कौन प्रभुत्व संपन्न है? भारत का राष्ट्रपति, भारत की जनता, भारत का संविधान, भारत की लोकसभा। सबसे पहले देखिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि आखिरी ताकत जो है, सत्ता की कुंजी किसके हाथ में है। सबसे पहले देखिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके अंदर कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य प्लस एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा के सदस्यों को कौन चुन के भेजता? भारत की जनता चुन के भेजती है। ठीक है, और उसके बाद एमएलए को कौन चुनता? भारत की जनता चुन के भेजती है। आगे चलकर यही लोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, या लोकसभा के अंदर भी भारत के जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो जनता लोकसभा के सदस्य चुन के भेजती है। यानी प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि आखिरी ताकत सत्ता की किसके हाथ में है? तो भारत की जनता के हाथ में आखिरी ताकत है। यही तो क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, तो आज की क्लास किसी लगी सारा के सारा ने कमेंट करना, जाते जाते इस क्लास को लाइक कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लीसो ऐप के ऊपर जो अपना बहुत बेहतरीन बैच मिलेगा, सीईटी का स्पेशल बैच है। जैसे मैं पढ़ाऊ हूं 9S14 मास्टर पढ़ाने लग रहे, सिर्फ 199 रुपए में। जो भी बैच लेना पोस्टर पर क्लिक कर दियो और पोस्टर पर क्लिक कर दे, बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, भारत माता की जय। टेलीग्राम चैनल खोलियो जीके प्रवीण उड़ान, उस पर सारे की सारी पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय।